वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी प्रीलिम्स नजदीक है और तैयारियां तेज होनी चाहिए। बस उसी पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स की आपकी तैयारी को स्ट्रांग करने के लिए हम अपनी इस सीरीज में फिर से हाजिर हैं। सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट 20 से 25 क्वेश्चन ड्रॉ करता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। मॉडर्न हिस्ट्री के इस हिस्से पर आपकी कमांड स्ट्रांग हो और आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही स्मूथली कर पाएं, इसके लिए इस सीरीज में बने रहना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, एंड दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि तब आप समझ पाएंगे कि यहां जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया विद एक्सक्लूसिव राइट कि जाओ और ईस्ट में ट्रेड करो। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में ट्रेड करने के लिए निकली तो उन्होंने बहुत ही फियर्स तरीके से ट्रेड किया और एक एक करके ईस्ट के एम्पायर्स ढहते गए। उसका शिकार बना इंडिया भी। इंडिया में एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड कॉलोनी बनाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल ब्रिटेन की ओर से बल्कि सभी यूरोपियन कंपनीज में एक बहुत ही ऊपर का दर्जा अवेल कर लिया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन को इंडिया जैसी रिच कॉलोनी दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1857 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडिया से खत्म कर दिया गया और वहां की क्वीन या फिर वहां के मोनार्क ने इंडिया के गवर्नेंस को सीधे सीधे अपने हाथों में ले लिया। आखिर उस समय ऐसा क्या हो गया कि इंडिया के जमींदार जो हमेशा से बैकबोन रहे थे ब्रिटिश एम्पायर का, उन्होंने उनके खिलाफ बगावत कर दी। इंडिया के सोल्जर्स जिन्होंने अंग्रेजों के लिए लड़ाइयां लड़ी थी अलग अलग एम्पायर्स में जाके और उनको उनके कॉलोनियल एक्सपेंशन में मदद की थी, वो एक एक करके उनके खिलाफ होते चले गए और अल्टीमेटली मंगल पांडे की वो लाइन सच साबित हुई कि मुझे नहीं पता कि इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये कंपनी खत्म हो जाएगी। 1857 के रिवोल्ट के रिजल्टेंट यही हुआ और कंपनी खत्म हो गई। कंपनी का रूल उसके बाद भी इंडिया में चलता रहा, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट रूल था, वैसा नहीं था जैसा कि 1857 के पहले था। 1857 के रिवोल्ट में ये जो कुछ भी हुआ, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये रिवोल्ट हुआ क्यों, व्हाई इट हैपेंड, ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। वंस यू गॉट इट यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या था मामला। और यहीं से बनते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस, जो बने हैं हम उन्हें लास्ट में देखेंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर 1857 का ये जो रिवोल्ट हुआ, जिसे सेपॉय म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और कई सारे नामों से पुकारा जाता है, उसके होने के पीछे रीजंस क्या थे, व्हाट वर द रीजंस। रीजंस की जब हम बात करते हैं यानी कि कॉजेस की, तो मैं आपको कई सारे कॉजेस यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, जैसे कि इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल इवेंट्स और डिसकंटेंट अमंग सेपॉयस या फिर मिलिट्री कॉज। इन कॉजेस को समझते हैं एक एक करके। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस के साथ। और कहा जाता है इकोनॉमी डिटरमाइंस एवरीथिंग, मतलब जो इकोनॉमी में हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लगभग हर जगह पड़ता है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं तो वो इंडिया की इकोनॉमी को एक एक करके ऑक्यूपाई करना शुरू करते हैं, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को, और जिससे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो डिप्राइवेशन में और पॉवर्टी में गई। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन को एक प्रायोरिटी रखा। ब्रिटिशर्स ये कभी भी नहीं भूले कि वो इंडिया में क्या करने आए हैं। उन्होंने यहां पे लड़ाइयां लड़ी, यहां पे रिलीजन को स्प्रेड किया, लेकिन उनके दिमाग में एक बात हमेशा रहती थी, एंड दैट वाज बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस। धंधे का धंधा धंधा करना होता है, यानी कि इफ यू आर इन बिजनेस तो आपका सबसे बड़ा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बिजनेस। और वो ये समझते थे कि अगर इंडिया में उनके पास कोई भी टेरिटरी है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो उससे खूब सारा पैसा अर्न करें, रेवेन्यू कलेक्ट करें। और उन्होंने उस चीज को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा। रेवेन्यू कलेक्शन के वो हर एक तरीके अपनाते थे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल कर सके, चाहे उसके लिए उन्हें यहां की पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट ही क्यों ना करना पड़े। तो उन्होंने मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम पैसा गेन करने के लिए इंडिया की पॉपुलेशन का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी शुरू किया। दे स्टार्टेड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन मासेस और द पॉपुलेशन और द पीजेंट्री या फिर किसानों का। पैरेलली
उसका रिजल्ट ये निकला कि जो उनकी पॉलिसीज थी उससे इंडिया की इंडस्ट्रीज डिक्लाइन करने लगी, ट्रेड बर्बाद होने लगा, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब एक एक करके डिक्लाइन करने लग गया और इंडिया में शुरू हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे यहां पर आई गरीबी और लोग डेट ट्रैप में फंस गए। एंड ये मतलब क्या था, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिर हो कैसे रहा था? देखिए, किसी भी इकोनॉमी, ये बहुत ही जनरल सा फेनोमेना होता है कि जब भी किसी जगह पर लगती है इंडस्ट्री, जब भी किसी जगह पर इंडस्ट्री लगेगी तो वहां पर उसके पहले जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होगी वो डिक्लाइन करेगी, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होगी वो डिक्लाइन करेगी। ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है। इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री नीचे जाएगी। इंडस्ट्रियल आउटपुट जब बढ़ेगा तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब जाएगी, दे विल लूज देयर जॉब, उनकी जॉब चली जाएगी। लेकिन क्या होगा, जिन लोगों की जॉब इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जाएगी वो लोग अकोमोडेट कर लिए जाएंगे इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज में। और इस तरीके से एक कंट्री में होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ। इंडिया के साथ आयरनी क्या थी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लोगों की जॉब लेता है वही इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्हें जॉब दे भी देता है। लेकिन इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉब ले रहा था वो यहां था ही नहीं। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हो रहा था। वहां जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स बन के इंडिया में आ रहे थे वो इंडिया के मार्केट को बर्बाद कर रहे थे, वो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को खत्म कर रहे थे। और यहां पे जो लोग अनएम्प्लॉय हो रहे थे वो ब्रिटेन में जाके वहां की इंडस्ट्रीज में काम तो नहीं कर सकते थे ना। एंड दैट वाज द बिगेस्ट आयरनी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंडिया की इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को। और वहां जो लोग अनएम्प्लॉय हुए उनके लिए कहीं कोई काम नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उनके पास सिर्फ एक चॉइस थी कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाए। और जब वो एग्रीकल्चर सेक्टर में गए तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी स्ट्रेस बढ़ने लगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। और इस तरीके से एक एक करके इंडिया की इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने बर्बाद करना शुरू किया। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये जो प्रोसेस पूरा चला, ये जो पूरा प्रोसेस चला, इसमें होता क्या है कि इंडिया की इंडस्ट्रीज खत्म हुई ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज की वजह से, और यहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। इंडिया में जब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इससे गरीबी बढ़ने लगी, पॉवर्टी बढ़ने लगी। और यहां पे लोग अपने खुद के कई बार एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करने के लिए, अपनी फूडिंग को सप्लीमेंट करने के लिए डेट लेते थे और वो उसे चुका नहीं पाते थे, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग उन्हें बॉन्डेड लेबर करना पड़ जाता था। ट्रेड हिंड्रांस, ट्रेड को ब्लॉक किया ब्रिटिशर्स ने। जब वो इंडिया में आए तो शुरुआती दौर में ऐसा होता था कि वो यहां से चीजें लेकर जाते थे और यहां पर चीजें वापस बेचते थे। ये एक बायलैटरल ट्रेड था जिसका फायदा इंडिया को भी मिल रहा था। बट ग्रेजुअली उन्हें ऐसा समझ में आया कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। यहां पर बहुत अच्छी तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूनिक डिजाइन के साथ कपड़े तैयार किए जाते थे एंड दे वर इन हाई डिमांड इन यूरोप। लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया का सामान यूरोप में बिके। वो चाहते थे कि इंडिया एक मार्केट बने जहां पर वो अपना सामान बेच सकते हो और यहां से रॉ मटेरियल लेके जा सकते हो। और ऐसी कंडीशन में उनके लिए जरूरी था कि वो इंडिया के ट्रेड को किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ ब्लॉक करें। और उसके लिए इंपोज किए गए ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स इंपोज किए गए, इसमें बहुत हाई टैरिफ लगा दिया जाता था अगर कोई भी इंडिया का सामान इंडिया के बाहर जाए। लेकिन वहीं ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में कुछ इंपोर्ट कर रहे थे तो वो या तो मिनिमम ड्यूटी पे होता था या ड्यूटी फ्री होता था। इस तरीके से इंडिया से बाहर का जो ट्रेड था वो धीमे धीमे ब्लॉक होने लगा और इंडिया का ट्रेड डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पैरेलली इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रक्शन हुआ। जो कॉटन गुड्स ब्रिटेन से बनके इंडिया में आए वो सस्ते थे, अच्छी क्वालिटी के थे, मशीन मेड थे। उसने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। और वहां जो लोग अनएम्प्लॉय हुए वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जाके काम तो नहीं कर सकते थे ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कॉमन प्रोसेस होता है। तो यहां पर लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी के साथ साथ एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस बढ़ने लग गया। लैंड पे प्रेशर बढ़ा, ये उसी पॉइंट का एक्सटेंशन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और पीजेंट्री का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ गया। अब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनकी इनकम कम है, लेकिन आप टैक्स हाई वसूल रहे हैं। ब्रिटिशर्स लगातार वॉर्स लड़ते रहते थे और उन वॉर्स को लड़ने के लिए उन्हें चाहिए होता था खूब सारा पैसा। वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आता था इन्हीं किसानों से। आप आयरनी देखिए, आज जो पीजेंट्री है हम उसे टैक्स नहीं करते ये मान के कि उनके पास ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, और वहां पर पीजेंट्री ही एकमात्र मींस था उस समय जिनसे टैक्स वसूला जाता था। किसानों से ही सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता था और उन्हें ही सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। होता क्या था धीमे धीमे कि जो
ट्रेडिशनल जमींदार थे वो हमेशा से इन गांवों में रहे थे और गांवों के लोगों के साथ उनका एक क्लोज कनेक्शन होता था। जब उन्हें लगा कि ड्रॉट आ गया है, फ्लड आ गया है या फमाइंस आए हैं, लोग खेतों में काम नहीं कर पाए हैं और क्रॉप हुई ही नहीं है, क्रॉप फेल कर गई है, और जब लोग जाके उन ट्रेडिशनल जमींदारों से कहते थे कि हम इस बार अपना रेंट नहीं पे कर पाएंगे, तो जमींदार क्या बोलेगा? वो यही बोलता था कि कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात अंग्रेजों को समझ में नहीं आती थी। वो उन जमींदारों को उनकी जमीनों से डिस्प्लेस कर देते थे, और जब उन जमींदारों को उनकी जमीनों से डिस्प्लेस कर दिया जाता था तो इट वाज लाइक कि उनकी प्रेस्टीज चली गई, उनका ऑनर चला गया, बिकॉज फॉर देम देयर लैंड वाज देयर ऑनर। और जमीन जाने के बाद उनके पास और कुछ भी नहीं बचता था, वो बिल्कुल, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था, कोई और इनकम नहीं थी, कोई और स्किल नहीं थी, तो जमीन जाने के बाद तो वो खाली हो जाते थे। और जब इन जमींदारों में डिसेंटमेंट आया, डिससेटिस्फैक्शन आया, रिसेंटमेंट आया, फार्मर्स में आया, पीजेंट्स में आया, इंडस्ट्री वर्कर्स में आया, और जब इन्हें रिवोल्ट का मौका मिलेगा तो क्या ये खड़े नहीं होंगे? क्या? ऑफ कोर्स होंगे। सो इट वाज द रीजन कि इंडिया में एक बहुत बड़ा सेगमेंट, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज से हाईली डिससेटिस्फाइड थी, और जब उन्हें 1857 के रिवोल्ट में रिवोल्ट करने का मौका मिला तो वो एकदम से जंप कर गए और वो आगे आकर रिवोल्ट को या तो लीड करने लग गए या उसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करने लग गए। सो दैट वाज द इकोनॉमिक रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस में ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने एक एक करके इंडिया की लोकेशंस को ऑक्यूपाई करना शुरू किया। दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग टेरिटरीज इन इंडिया। इसकी शुरुआत होती है बंगाल से। हमने देखा कि बंगाल में 18, अगर आप सेंचुरी के थोड़ा सा मिड में जाएंगे, you'll see कि 1757 में प्लासी होता है, 1764 में बक्सर होता है, और इन दोनों बैटल्स को लड़ने के बाद उन्होंने बंगाल के हिस्से पे कब्जा कर लिया था। That was the beginning of the acquisition of land in India, acquisition of territory in India। और उसके बाद उनके पास एक पूरा रिच प्रोविंस था बंगाल नाम का, जहां से उन्होंने खूब सारा रेवेन्यू कलेक्ट किया। 1857 का जो रिवोल्ट था ये ऐसा नहीं था कि ऑल ऑफ सडन आ गया। इसके पहले अंग्रेजों ने यहां पे कई सारी बैटल्स लड़ी, लड़ाइयां लड़ी, कई सारी छोटी छोटी अपराइजिंग्स भी हुई, और उनका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, एक ओवरऑल इफेक्ट था 1857 का ये रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट, उसके पहले जो कई सारे पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स चले थे, रिवोल्ट्स हुए थे, उनका एक इफेक्ट था। और ये जो क्रम था, द सीक्वेंस इन विच दे वर ट्राइंग टू ग्रैब मोर एंड मोर टेरिटरी इन इंडिया, उसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज बना रखी थी। ये बिल्कुल अरेंज्ड होता था, बिल्कुल अरेंज्ड, एकदम सीक्वेंस में टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया जाता था। और वो दो बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिसीज थी, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस के तहत वो किसी भी एक स्टेट को कहते थे कि हम आपको आर्मी सपोर्ट देंगे, और उसके बदले में आपको वो आर्मी जो आपके सपोर्ट के लिए मेंटेन की जाएगी उसके एक्सपेंडिचर पर्पज से सब्सिडी देनी होगी, और इसी पॉलिसी को कहा जाता था सब्सिडरी अलायंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते थे, जैसे कि जो एक रेसिडेंट होगा वो उस लोकल रूलर के जो किंगडम है उसमें बैठेगा, ठीक है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर देते थे, और इस तरीके से धीमे धीमे करके कुल मिला के वो स्टेट जो है वो उनके कब्जे में ही चला जाता था। पैरेलली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सीधा कहता था कि एक जो किंगडम है वो किसी भी जो राजा हैं उनके बेटे की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब कि अगर राजा ने उनके पास ओरिजिनल हेयर ना होने की वजह से किसी बेटे को अडॉप्ट किया है तो वो राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन तो कर सकता है, बट नॉट द स्टेट। और स्टेट पे उसके रूल करने का जो राइट है वो लैप्स कर जाएगा। और जब स्टेट के ऊपर रूल करने का राइट लैप्स कर जाएगा तो वो स्टेट लेगा कौन? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने इन दो पॉलिसीज का इस्तेमाल करके कई सारे स्टेट्स का एक्विजिशन किया। न्यूमरस नंबर ऑफ स्टेट्स वर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ दीज टू पॉलिसीज। इन दो पॉलिसीज की वजह से ये स्टेट्स एक एक करके ढहने लगे। फिर भी इस बात की सहूलियत की थी, चलो अगर हम इन दो पॉलिसीज की चपेट में नहीं आते हैं तो हमारा किंगडम सेफ है, लेकिन ऐसा भी नहीं था। अवध को तो मिस गवर्नेंस के नाम पर कैप्चर कर लिया गया, ये बोल के कि अवध ठीक से खुद को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। और इसके बाद तो इंडियन रूलर्स को भरोसा हो गया कि किसी का किंगडम सेफ नहीं है, अंग्रेज किसी भी बहाने पर किसी भी नाम पर उनकी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। और ये जो रिसेंटमेंट था ये अब राजाओं में चला गया, जो किंग्स थे, प्रिंसेस थे, उनमें चला गया, और जब मौका मिला तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। पॉलिटिकल रीजंस में यह भी मामला था कि जो मुगल सक्सेसर्स थे उन्हें हाईली ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। मुगल्स ने कभी इंडिया को रूल किया था और इंडियन मासेस में, इंडियन रूलिंग कम्युनिटी में उनकी काफी प्रेस्टीज थी। ब्रिटिशर्स उन्हें भाव नहीं देते थे, उन्हें लगता था कि इन्हीं से तो हमने पावर कैच करनी है, लेनी है, तो वो उनको अक्सर ह्यूमिलिएट किया करते थे। कई बार वो जो प्रोमिसेस किया करते थे इंडियन
रूलर्स के साथ उनको भी ब्रीच कर देते थे। कभी ये काम पुर्तगीज किया करते थे और इसी वजह से पुर्तगीज कंपनी की इंडिया में प्रेस्टीज बहुत गिर गई थी। शुरू में ब्रिटिशर्स इस मामले में बहुत कॉन्शियस थे, वो अपने प्रोमिसेस ब्रीच नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। अब वो इंडियन प्रिंसेस से जो बातें कहते थे बाद में उसको डिनाई कर देते थे। एक और डिससेटिस्फैक्शन रहता था यहां के जो रूलर्स थे उनके मन में कि उनकी जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो यहां नहीं है। पहले क्या होता था कि इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी मुगल्स होते थे या थोड़े समय के लिए मराठास भी हुआ करते थे, तो उन्हें पता था कि वो जिसके अंडर में है वो अथॉरिटी इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है। और अब क्या था, अब जो अथॉरिटी उन्हें रूल कर रही थी वो तो इंडिया में थी नहीं, वो तो ब्रिटेन में थी। तो ये पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन कॉज करता था इंडियन मासेस में, इंडियन रूलर्स में। पैरेलली एक एक करके जो पेंशन थी उनको सस्पेंड किया जा रहा था। जब भी वो किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेते थे तो उसके रूलर का खर्चा चलता रहे, उसके लिए उन्हें पेंशन दे दी जाती थी। लेकिन वो हमेशा बहाने ढूंढते रहते थे कि क्या हो जाए ऐसा कि इनकी पेंशन ना देनी पड़े। पैसा देने में बहुत बुरा लगता था अंग्रेजों को। दे नेवर वांटेड टू पे मनी, क्योंकि वो तो यहां लूटने आए थे और उसके बाद उन्हें देना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाती थी। तो जब वो ऐसा करते थे तो फिर वो रूलर्स जिनको पेंशन मिला करती थी वो आ जाते थे। अगर उन्हें मौका मिलेगा कि उनके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उन्हें एक लड़ाई लड़नी है, दे विल कम फॉरवर्ड। ऐसे कई सारे रूलर्स आएंगे, विल डिस्कस अबाउट देम एज वेल। इसके बाद मामला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस का। एडमिनिस्ट्रेशन में आखिर ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से यहां के लोग हाईली डिससैटिस्फाइड थे। रीजंस की बात करें तो लोअर लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि पुलिस, लोकल कोर्ट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, इंडिया की आम जनता का सामना इन्हीं से होता था। हमारी मुलाकात तो इन्हीं से होती है ना। और ये हाईली करप्ट थे एट दैट टाइम। उस समय ये हाईली करप्ट थे और इसीलिए ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे कॉमन मासेस को। ब्राइब लिया जाता था, काम को प्रोफेशनली नहीं किया जाता था और इससे लोग बहुत परेशान थे बिकॉज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन। कई सारे जो इंडियन एलिट्स हुआ करते थे, जो कभी पुलिस में, कोर्ट्स में जाया करते थे, ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद उनका प्रिविलेज खत्म हो गया और वो एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर हो गए। इंडियंस को कभी भी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी ही नहीं जाती थी। दे वर नेवर अलाउड टू हैव हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। और ऐसी कंडीशन में एक एक करके जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था वो अंग्रेजों के हाथों में चला गया, उनकी चपेट में चला गया। रिजल्ट वही निकला कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के हाथों में था पूरी तरीके से। इंडिया में उन्होंने जिस सिविल सर्विसेज को तैयार किया उसे वो स्टील फ्रेम कहा करते थे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का। और वो ऑफ कोर्स स्टील फ्रेम था क्योंकि इसका एक प्रॉपर नेटवर्क पूरे इंडिया में बिछा हुआ था और वो बैकबोन था ब्रिटिशर्स के रूल का इंडिया में। स्टील फ्रेम, उनका सिविल सर्विसेज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, और वो ब्रिटिशर्स के हाथों में था जो हाईली करप्ट और हाईली एक्सप्लॉयटेटिव था। तो इस एलिमेंट से भी इंडियंस बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे। सोशियो रिलीजियस कॉजेस की बात करते हैं। सोशियो रिलीजियस कॉजेस की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्हें अपने कामों को जस्टिफाई करना था। आपको पता है कि दुनिया में जो सबसे खराब काम, सबसे गलत काम भी करता है वो अपने काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। इवन टेररिस्ट जो होते हैं वो किसी हेवनली बॉडी के या किसी हेवनली पावर के नाम पर टेरर फैलाते हैं, ये बोल के कि हम उसके ऑर्डर्स पे ये कर रहे हैं, ताकि वो अपने क्रूअल और अनजस्टिफाइड एक्शंस को जस्टिफाई कर सके। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, इंडियन मासेस को मारना शुरू किया, तो उन्हें भी एक जस्टिफिकेशन चाहिए था। और उन्हें ये जस्टिफिकेशन मिला रुडयार्ड किपलिंग की एक पोएम से, दैट वाज व्हाइट मैन्स बर्डन, द जंगल बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने जो एक कुछ वर्सेस लिखी उसमें उन्होंने नरेट किया था कि जो व्हाइट पॉपुलेशन है वो सिविलाइज्ड है और वो व्हाइट है, तो दुनिया में वो पॉपुलेशन जो ब्लैक और ब्राउन है उन्हें सिविलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्हाइट पॉपुलेशन के ऊपर है। तो चूंकि आप सफेद हैं तो आपके ऊपर एक बर्डन है, श्वेत व्यक्ति भार। सफेद होने के नाते यह भार है कि आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाइए और वहां पर जाकर आप अपना रीन, अपना शासन एक्सपेंड करिए, उन्हें सिविलाइज बनाइए। ये जो नोशन था इसमें उन्होंने खुद को सुपीरियर मान लिया था और वो सुपीरियोरिटी उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में साफ साफ झलकती थी और दिखती थी। दूसरा, सोशल डार्विनिज्म मेंशन नहीं है, दैट इज सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म, जो सोशल डार्विनिज्म था
उसने भी इस बात को इंश्योर कर दिया कि जो सबसे ज्यादा फिट है वही सरवाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ब्रिटिशर्स ने मान लिया कि जो यूरोपियंस हैं वो ज्यादा फिट हैं सर्वाइव करने के लिए कंपैरिजन टू नॉन यूरोपियंस। तो चूंकि जो यूरोपियंस हैं वो ज्यादा फिट हैं तो वो सर्वाइव करेंगे और इसीलिए उनके पास अथॉरिटी है कि वो दुनिया को रूल करें। तो व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी एंड सोशल डार्विनिज्म में उनका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फिट हो जाना, ये उनको एक सुप्रीमेसी ग्रांट करता था। और वो सुप्रीमेसी जब वो इंडिया में आते थे तो उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में साफ साफ झलकती थी और इससे इंडिया के लोग हाईली डिससैटिस्फाइड थे। रिलीजियस प्रोपेगेशन जो क्रिश्चियन मिशनरीज का हुआ, इफ यू नो पॉलिटी के सेगमेंट में आप पढ़ते हैं कि 1813 में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्हें इंडिया में रिलीजियस स्प्रेड के लिए अलाउ कर दिया गया, रिलीजियस स्प्रेड के लिए अलाउ कर दिया गया। इसके पहले तक ब्रिटिशर्स कॉन्सेंट्रेटेड थे केवल ट्रेड के ऊपर, लेकिन उनको लगा कि अब इंडिया में इनफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो गई है तो क्रिश्चियन मिशनरीज को यहां आना चाहिए। और जब क्रिश्चियन मिशनरीज यहां पर आए तो इन्होंने कई सारी जगहों पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए और इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वहां पर जिन बच्चों को एजुकेशन इंपार्ट की जाती थी उन्हें यह बताया जाता था कि कैसे जो हिंदू और मुस्लिम गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं वो इंफीरियर हैं इन कंपैरिजन टू क्रिश्चियन गॉड। और जब ये बातें लोगों तक पहुंचती थी कि हाँ मिशनरीज ऐसी बातें बता रहे हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इससे उनके रिलीजन को सप्रेस किया जा रहा है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज का आना ये भी एक बड़ा कारण बना। इसके अलावा रिफॉर्म, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने काफी एफर्ट किया और विलियम बेंटिक ने उनसे कन्विंस होकर सती को अबॉलिश कर दिया। अच्छा एफर्ट था, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यह पॉजिटिव काम किया था। पैरेलली विडो रिमैरिज को ईश्वरचंद्र विद्यासागर के एफर्ट से वैलिड बनाना या उसे लीगल बना देना, वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करना, ये कुछ अच्छे और पॉजिटिव काम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किए। हाँ, इनके पीछे कई सारे इंडियंस लगे हुए थे, इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स जो जी जान से लगे हुए थे कि भारत में ये रिफॉर्म्स हों, ठीक है। लेकिन इन रिफॉर्म से इंडिया का एक ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था जिसे ऐसा लगता था कि ये रिफॉर्म्स हमारे रिफॉर्म हैं, अगर इन रिफॉर्म्स को होना भी है तो हम करेंगे, ये ब्रिटिशर्स क्यों कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ऐसा करके हमारी इंडियन सोसाइटी में इंटरवीन कर रहे हैं। तो वो उससे नाराज थे कि आप ये काम गलत कर रहे हो इंडिया की ट्रेडिशनल सोसाइटी में इंटरवीन करके। फर्दर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर खूब सारा टैक्स इंपोज किया जाता था जैसे कि टेंपल्स एंड मॉस्क, तो इससे भी उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते थे। और एक सबसे टैक्टिकल काम जो उन्होंने किया, यू विल अंडरस्टैंड इट, दैट वाज रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या था, इसका मैं एक छोटा सा कोर बताता हूं, आप समझ जाओगे कि एक्चुअली में ये था क्या। आपको पता है कि सोसाइटी में जो प्रिविलेज्ड सेक्शन होता है, जो प्रिविलेज्ड सेक्शन होता है वो ना केवल इकोनॉमिकली पावरफुल होता है बल्कि वो सोशली भी इन्फ्लुएंशियल होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है। इसका क्या मतलब है? आप मुझे एक रीजन बताइए कि भारत में बुद्धिज्म इतना पॉपुलर क्यों हुआ? Why Buddhism was so popular in India in the ancient period? Reason being अशोका, किंग अशोका ने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया और खुद बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये एक एग्जांपल है छोटा सा। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी लाइफ के इन टाइम में बुद्धिज्म को ऑप्ट कर लिया। इसीलिए आप देखते हैं कि इंडिया में जो दलित पॉपुलेशन है वो काफी सिंपैथी रखती है बुद्धिज्म को लेकर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सोसाइटी का प्रिविलेज्ड क्लास रिलीजियस कन्वर्जन का हिस्सा बन जाए तो जो अनप्रिविलेज्ड क्लास है वो इन्फ्लुएंस होता है उससे। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जब वो किसी को क्रिश्चियन बना रहे हैं तो क्रिश्चियन वो बना किसको पाते थे? सोसाइटी में वो जो ऑप्रेस्ड है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, क्योंकि जो प्रिविलेज्ड है वो ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में है, वो क्यों क्रिश्चियन बनना चाहेगा? और दूसरा कि अगर आपने रिलीजियस कन्वर्जन कर लिया तो आप अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी खो दोगे। हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यही बोलता था कि अगर आप एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए तो आप अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देंगे। इस बात से बड़ी दिक्कत होती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसे तो जिनके पास पैसे हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, वो कभी क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और हम ऐसे एक एक लोगों को कैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे? अगर आपको बल्क कन्वर्जन चाहिए तो आपको सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल लोगों को कन्वर्ट करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको अश्योर करना होगा कि जब एक बार वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिश्चियनिटी में तो उनकी प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। एंड एग्जैक्टली इट वाज रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850।
जिसने इस बात को इंश्योर किया। उन्होंने बोला अंडर दिस एक्ट कि अगर आप क्रिश्चियनिटी ऑप्ट भी कर लेते हैं तो आपकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो आप ही की रहेगी, वो जाएगी नहीं। इस कानून के बाद तो इंडियंस बहुत नाराज थे। हमें लगने लगा कि ये अंग्रेज तो इस हद तक आ गए हैं कन्वर्जन करवाने को लेकर कि कुछ भी हो जाए वो हर वो तरीका अपना रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो इतने ज्यादा हर्ट हो चुके थे कि अगर उन्हें मौका मिलेगा रिवोल्ट करने का तो वो करेंगे। सो दैट वाज सोशियो रिलीजियस कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। पैरेलली इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। पहला क्रीमियन वॉर जो 1854 से 1856 के बीच में लड़ा गया, यह है रशियन एम्पायर और यह है क्रीमिया। क्रीमिया का ये जो हिस्सा है वो अभी तो आ चुका है रशिया के पास, बट देयर वाज अ टाइम जब ये यहां पर ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। इट वाज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर हो रहा था कमजोर। रशिया ने सोचा क्यों ना इस हिस्से को छीन लिया जाए, लेकिन इस बात से दिक्कत हो गई फ्रांस और ब्रिटेन को। फ्रांस और ब्रिटेन ने बोला कि नहीं, हम ऑटोमन एम्पायर की मदद करेंगे और क्रीमिया को रशिया को छीनने नहीं देंगे। तो एक ओर आ गया फ्रांस, ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर। इनका साथ इटली के एक नदन किंगडम ने भी दिया था जिसका नाम था सार्डिनिया, ये चार लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ था रशिया। रशिया ने उस समय मदद मांगी थी ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया ने मदद की नहीं थी। और आपको दिख रहा है कि अलायंस बहुत बड़ा है। कौन जीतेगा? रशिया की अलायंस। ऑफ कोर्स अलायंस जीतेगा। रशिया हार गया। रशिया हार तो गया इस वॉर में, लेकिन इस वॉर में ब्रिटेन को हैवी लॉसेस हुए, बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और हमने क्रीमियन वॉर पे निगाह लगाई हुई थी। हम देख रहे थे कि अच्छा ये ब्रिटिशर्स खुद को इतना पावरफुल बताते हैं और जब रशिया के साथ वॉर हुआ है तो इनकी हालत क्या हुई है। हमारा मोराल अब था कि इतने भी ताकतवर नहीं है जितना ये खुद को दिखाते या फिर बताते हैं। पहली पंजाब वॉर्स जो 1845 से 1849 के बीच में हुए, धीमे धीमे करके पंजाब वॉर जीत भी गए और इन्होंने पूरा पंजाब एनेक्स भी कर लिया। लेकिन पंजाब में जो वहां की रॉयल फोर्सेस थी उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी अंग्रेजों को, और इससे समझ में आ गया था कि अंग्रेजों ने कितने लॉसेस बियर किए हैं पंजाब में। इससे भी मोराल डाउन था इंडिया के रिवोल्यूशनरीज का कि अंग्रेज इतने भी ताकतवर नहीं है जितना ये खुद को दिखाते हैं। और जब बात हुई अफगान वॉर की, जो कि उसके पहले हुआ था 1838 से 42 के बीच में, फर्स्ट अफगान वॉर में इनकी बुरी हालत हुई थी और ये वहां से बुरी तरीके से हार के भाग के आए थे जान बचा के। हमें ऐसा लगा अफगानिस्तान तो एक एशियन टेरिटरी है और वहां से दोस्त मोहम्मद और उनके बेटों ने इनको मार के भगाया है। मतलब ये लोग अफगानिस्तान में इतनी बुरी तरीके से हार के आए हैं और ये इंडिया में बोलते हैं कि सुप्रीम पावर है, इनको कोई हरा नहीं सकता। तो धीमे धीमे हमें इस बात का एहसास होने लगा कि ब्रिटिशर्स इतने भी ताकतवर नहीं है, ये इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। ब्रिटिशर्स ने जो लॉसेस बियर किए, इससे इंडियंस को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला कि हम भी इन्हें हरा सकते हैं अगर मौका मिले तो ये एक इन्फ्लुएंस, ये एक इंस्पिरेशन बना कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर सकते हैं। नाउ डिसकॉन्टेंट अमंग सेपॉइज और द मिलिट्री में जो डिसकॉन्टेंट अराइज हुआ उसका क्या मामला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट वाज द स्पार्क। आप समझो, कई बार क्या होता है कि आपके घर में बिजली के तार टूटे फूटे पड़े रहते हैं, फिर एक स्पार्क होता है और सब कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हालत तो पहले से खराब थी, उसने तो केवल स्टार्टिंग कर दी। इट वॉज नॉट अ सिपाही म्यूटिनी, जैसा कि कई सारे स्कॉलर्स क्लेम करते हैं कि सिपाहियों ने विद्रोह किया था। सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था वो केवल एक शुरुआत थी, इसके जो रूट्स हैं वो बहुत पहले थे। जो सिपाहीज में डिस्कॉन्टेंट था वो कैसे था और उसके पीछे रीजंस क्या थे। इंडिया में एक, आपको जान के में भी सरप्राइजिंग लगे, बट एक परंपरा थी, एक नोशन था। नोशन वो था कि आप समंदर क्रॉस नहीं कर सकते। इफ यू आर क्रॉसिंग सी यू विल लूज योर कास्ट, आप अपनी जाति खो देंगे। और उसके बाद जब आप समंदर को पार करके वापस आएंगे, इंडियन सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट यू, आपके कास्ट ग्रुप के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में गांधी जी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जब वो ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो कैसे गुजराती कम्युनिटी ने उनको थ्रेट किया था कि अगर समंदर पार करके वहां पढ़ने जाओगे तो वापस आपको आपकी कम्युनिटी में लिया नहीं जाएगा। इसके पीछे रीजंस क्या था, आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इंडियन सिपाहीज या फिर इंडियन पॉपुलेशन समंदर को पार करने से घबराती थी। इसका रीजन ये था क्योंकि इंडियन सोसाइटी में एक तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ खाते हैं।
लेकिन जब आप लंबे सी वॉयजेस पे जाते हैं तो वहां आपको रास्ते में जो कुछ मिले वो खाना पड़ता है, मिले वो पीना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में माना जाता है कि आपने अपने रिलीजन में जो खाने पीने की चीजें हैं उनके नॉर्म्स को ब्रीच कर दिया है, सो नॉट एलिजिबल टू कम इनटू द कास्ट अगेन। तो एक बार जो समंदर क्रॉस करके आ जाता था उसको ये एज्यूम कर लिया जाता था कि उसने इस समंदर के रास्ते को पार करने के लिए, सी वॉयजेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ तो सोशल नॉर्म्स ब्रीच किए ही हैं, तो मतलब ये पर्सन वापस से कास्ट में नहीं आ सकता। 1824 में जब बर्मा के ऊपर अटैक करना था एंग्लो बर्मिस वॉर के समय पर, तो जब एंग्लो बर्मिस वॉर का पूरा पीरियड चल रहा था, एंग्लो बर्मिश वॉर जब चल रहा था, तो वहां पर जो सोल्जर्स थे 1824 के ड्यूरेशन में, उनसे बोला गया कि हम समंदर के रास्ते बर्मा को अटैक करेंगे, क्योंकि इधर आसाम में दूसरा किंगडम था और इस मतलब ये जो पूरा हिस्सा था बर्मा के इधर अराकान प्रोविंस से लेकर आसाम तक, ये उनके पास था नहीं। इंडियन सोल्जर्स ने साफ मना कर दिया, उन्होंने बोला कि वो नहीं जा सकते समंदर के रास्ते, उनकी सोसाइटी उनको वापस से लेगी नहीं। अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत हुई, उन्होंने कहा लैंड रूट से लेके चलिए, हम चलेंगे लड़ने के लिए, बट वी विल नॉट गो देयर बाय द सी रूट। लेकिन धीमे धीमे अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इससे मुश्किल होगी। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, जहां पे जब भी किसी पर्सन को रिक्रूट किया जाता था उसको पहले ही बोल दिया जाता था, देखो कहीं भी भेजेंगे लड़ाई करने के लिए और जाना पड़ेगा, ये नाटक ना करना कि यहां समंदर में जाएंगे तो कास्ट का लॉस हो जाएगा, ये सब हम नहीं मानेंगे। तो जब भी कोई सर्विस में जाता था तो उससे पहले बॉन्ड साइन करवा लिया जाता था। अब इससे वो बड़े नाराज थे, उनको लगता था कि ऐसा करके तो वो उनकी आर्मी में एंट्री ब्लॉक कर देंगे या फिर उनसे जबरदस्ती उनको सोसाइटी से बाहर करवा देंगे। तो इस कानून को लेकर बड़ा डिससैटिस्फैक्शन था सोल्जर्स में। बर्मा और अफगानिस्तान, वहां पे जब भी उन्हें भेजा जाता था तो उन्हें ऐसा लगता था अगर सी रूट से वो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो ये मान लिया जाता था कि उनका जो पार्ट है, जो उनका सोशल एक्सक्लूजन है, वो हो जाएगा। पैरेलली सैलरीज में डिस्पैरिटीज होती थी। इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही कम पे किया जाता था उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में। दोनों अगर सेम पोजीशन पे भी हैं तो इंडियन सोल्जर्स को कम पैसा मिलेगा, ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा। ये सीन उस समय हुआ करता था, दैट वाज द सीन देयर, वहां पे ये सीन हुआ करता था। इसका इंपैक्ट क्या हुआ सिपाहीज पे, उन्हें अक्सर एब्यूज किया जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था और उन्हें कभी भी सूबेदार के ऊपर की रैंक नहीं दी जाती थी। ब्रिटेन से जो एक नया रिक्रूट आता था ना, वो भी उनसे सुपीरियर पोजीशन पे आता था। और यहां पर जो 10 साल 15 साल से 20 साल से सर्व कर रहा है ब्रिटिशर्स को, वो कभी भी सूबेदार के ऊपर की रैंक नहीं अवेल कर सकता। उन्हें समझ में आ रहा था कि यहां पर उनकी क्या पोजीशन है। पैरेलली जो रिलीजियस सिंबल्स थे, जैसे कि तिलक लगाना हिंदूज में, मुस्लिम्स में टोपी पहनना या किसी भी तरीके का एमुलेट पहनना, उसे वो अलाउ नहीं करते थे। उसके पैरेलली जो क्रिश्चियन हैट्स थी उनको एनकरेज किया जाता था सर्टेन ओकेशंस पे, आर्मी में नहीं। और क्रिश्चियन जो यूनिफॉर्म हुआ करती थी वो भी, मतलब जो उनकी आर्मी यूनिफॉर्म थी वो भी क्रिश्चियनिटी ओरिएंटेड ही होती थी। तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे आर्मी में जाने के बाद वो क्रिश्चियन बन जा रहे हैं और उनका जो अपना रिलीजन है वो लूज कर जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर वो हाईली डिससैटिस्फाइड थे, दे वर हाईली डिससैटिस्फाइड। फिर आता है नंबर इमीडिएट कॉज का। सोल्जर्स डिससैटिस्फाइड थे, उनके अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन था वो अल्टीमेटली एक स्पार्क में कन्वर्ट हुआ और वो स्पार्क इमीडिएट कॉज का हिस्सा बना। और ये मामला हाईलाइट हुआ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस के मामले पे। एंड व्हाट वाज द इशू ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस? इसके पहले एक ट्रेडिशनल राइफल यूज की जाती थी इंडिया में, लेकिन अंग्रेजों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की 1857 में। 1857 में जो नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई उसका नाम था पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल मस्कट। ये नाम था 1853, इंट्रोड्यूस 1857 में हुई थी। तो पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल मस्कट ये कैसे काम करती थी और इस राइफल को लेकर क्या इश्यूज थे, समझिए। जो पुरानी राइफल थी वो काफी ट्रेडिशनल टाइप की थी और उसकी जगह पे एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर यह था कि जो राइफल्स होती थी इनके आगे आपको ये जो नली दिख रही है इसे कहा जाता था बैरल। इस बैरल में अगर आपको बुलेट्स यूज करनी है तो यूज करने का तरीका क्या होता था? ये बैरल है, आपके पास 2 पैकेट्स होंगे, 2 बैग कह लीजिए। 2 बैग्स में आपके पास एक बैग में होगी बुलेट और दूसरी बैग में होगा गन पाउडर यानी कि बारूद। आपको क्या करना है?
बैरल में सबसे पहले थोड़ा सा गन पाउडर डालना है और गन पाउडर को डालने के बाद इस गन में ही एक रॉड लगी होती थी, उस रॉड को निकालकर उसे सही तरीके से एडजस्ट करना होगा। गन पाउडर को आपको अच्छी तरीके से उसमें सप्रेस करना होगा और एक बार आपने गन पाउडर को सप्रेस कर दिया, उसके बाद दूसरे पैकेट में से या दूसरे बैग में से आप बुलेट निकालोगे और बुलेट उसमें डाल दोगे और उसको फायर करोगे। अब इसके साथ यानी कि जो पुरानी गन थी इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम दो तरीके की थी। एक तो आपको अपने साथ दो गन्स कैरी करनी होंगी, दो गन्स नहीं, दो बैग्स कैरी करने होंगे। एक बैग जिसमें आप बुलेट्स रखोगे और दूसरी बैग जिसमें आप रखोगे गन पाउडर यानी कि बारूद। एक तो दो बैग्स आपको साथ में कैरी करने होंगे गन के अलावा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम यह होती थी कि बारूद डालते वक्त यानी कि गन पाउडर बैरल में डालते वक्त कई बार गन पाउडर ज्यादा चला जाता था, कई बार कम चला जाता था। कम चला गया तो आपकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई फायरिंग की, ज्यादा चला गया तो आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो फायरिंग करनी कितनी है और आपको बहुत जल्दी वॉर में फायर करना होता था। और दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में टाइम भी बहुत लगता था, यानी कि एक पैकेट में से गन पाउडर निकालना, भर के उसको बैरल को फिट करना, उसके बाद बुलेट निकाल के बैरल में डालना और फिर फायर करना। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और दूसरा कि बारूद कभी कम कभी ज्यादा पड़ जाता था। इससे अंग्रेज बहुत दिन से इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे एंड दे गॉट अ सोल्यूशन और उन्होंने नई एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया। ये जो नई एनफील्ड राइफल्स थी ये कैसे पुराने राइफल्स से डिफरेंट थी, लेट्स हैव अ लुक। ये जो पुरानी राइफल होती थी उसके कंपैरिजन में ये नई वाली राइफल काफी एडवांस थी। इस राइफल के साथ अब इन पैकेट्स को कैरी करने का सिस्टम खत्म कर दिया गया क्योंकि अब पैक्ड कार्ट्रिजेस बनाए गए। ये जो पैक्ड कार्ट्रिजेस होते थे ये बिल्कुल ऐसे होते थे जो कागज के एक पैकेट में होते थे और पैरेलली ये एडवांस गन। अब ये जो पैक्ड कार्ट्रिजेस होते थे इनके ऊपर के हिस्से में होता था गन पाउडर और जो नीचे का हिस्सा होता था इसमें होती थी बुलेट। ऊपर के हिस्से में गन पाउडर और नीचे के हिस्से में बुलेट और इसे ऊपर से ऐसे मरोड़ के बंद किया जाता था। यह होता था पेपर का यानी कि कागज का, लेकिन इसे ब्रिटेन से कैरी करके लाया जा रहा है यहां पे ट्रांसपोर्ट करके और कहीं पे रास्ते में भीग सकती है, नमी आ सकती है और यह पेपर खराब हो सकता है। पेपर खराब हो जाएगा तो बारूद सूख जाएगा, बारूद अगर खराब हो गया तो फिर आप उस कार्ट्रिज को यूज नहीं कर पाओगे। यह कार्ट्रिज बिल्कुल ऐसे ही सेफ बना रहे इसके लिए इसके ऊपर फैट की एक लेयरिंग की जाती थी और जो फैट की एक लेयरिंग इस पूरे कार्ट्रिज के ऊपर की जाती थी ये इसे मॉइस्चर और नमी से बचाता था और इसे ड्यूरेबल बना देता था। प्रॉब्लम यही थी, इस कागज के बने हुए कार्ट्रिज के ऊपर जो फैट की लेयरिंग की जाती थी दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसके अंदर बुलेट भी है और गन पाउडर भी है। क्योंकि एक अफवाह यह फैल गई, देयर वाज अ र्यूमर, हालांकि बाद में पता चला कि वो सही है। र्यूमर यह था कि ये जो ग्रीस इसके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज ऑफ लार्ड एंड टैलो। जो ग्रीस इस्तेमाल किया जा रहा है वो लार्ड एंड टैलो है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लार्ड एंड टैलो? लार्ड एक्चुअली में जो पिग्स का फैट होता है उससे बने हुए फैट को कहा जाता है और टैलो कहा जाता है काऊ से बनाए गए फैट को। मतलब काऊ और पिग का इस्तेमाल किया जा रहा था वो फैट तैयार करने के लिए जिससे इस कार्ट्रिज को ग्रीस किया जा रहा था। वाई काऊ एंड पिग? बिकॉज ये ज्यादा अवेलेबल थे और इनका फैट बनाना सस्ता होता था। अंग्रेजों के कुछ पैसे बच जाएं इसके लिए वो कुछ भी करने को राजी होते थे, उन्हें अपना पैसा बचाना था। जब इस बात की खबर इंडियन सोल्जर्स को लगी तो आपको पता है कि काऊ को इंडियन कल्चर में, इंडियन जो हिंदू रिलीजन है उसमें हाईली प्योर माना जाता है। मतलब काऊ को हार्म करना भी सिन माना जाता है। आप उससे बने हुए फैट को जुबान से कैसे लगा सकते हैं? पैरेलली पिग को हाईली इम्प्योर माना जाता है इस्लाम में, वो तो सोच भी नहीं सकते, मतलब नाम भी नहीं लिया जाता, पिग का तो नाम भी नहीं लेते मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। आई हैड अ फ्रेंड, मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, वो जब भी किसी जगह पे पिग देखते थे तो कहते थे वो देखो मोर जा रहा है। हम इतने एकस्टम्ड हो गए थे कि हम भी कहीं पे पिग देखते थे तो हम कहते थे मोर जा रहा है। दे डोंट इवन टेक द नेम, वो नाम भी नहीं लेते और आप चाहते हो कि वो उसके फैट को जुबान से लगा ले। इट वॉज अनएक्सेप्टेबल। शुरू में इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी कि ये एक्चुअली में बात सच है या फिर झूठ है। कैप्टन गॉर्डन मंगल पांडे के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत बढ़िया बनती थी। मंगल पांडे गॉर्डन का एक कन्वर्सेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा कन्वर्सेशन है।
आप उस समय की सिचुएशन समझ जाओगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जस्ट आंसर मी वन थिंग, जस्ट आंसर मी वन थिंग। टाटा इंडस्ट्रीज इंडिया में वर्क कर रही है, आप मुझे यह बताइए कि टाटा इंडस्ट्रीज में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं? हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर वर्किंग इन टाटा कंपनी? टाटा कंपनी कितने देशों में अपनी सर्विस देती है? कितने देशों में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं? जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? उनकी नेटवर्थ क्या है? टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, मतलब कुछ बड़ी कंपनीज में से काउंट होती है। टाटा नमक देश का नमक, सबको पता है ना। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में आपको क्या पता है? मुझे पता है कि आपको ये सारी जानकारियां आप गूगल करने के बाद मिलेंगी, और अभी आपको नहीं पता है। ये सरप्राइजिंग है ना? आपको खुद को ऊपर से सरप्राइज लग रहा होगा कि मुझे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर और प्राइम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है जिसके ऊपर आप प्राइड भी फील करते हो, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, जबकि इंफॉर्मेशन गूगल पे इजीली अवेलेबल है। ऐसे एक सर्च करोगे ना, मिलके आ जाएगा कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में अराउंड 10 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं, 50 से ज्यादा कंट्रीज में इनका एक्सपेंशन है। यू विल गेट दीज इंफॉर्मेशन देयर, लेकिन अभी आपको नहीं पता है। यू आर नॉट गेटिंग इट नाउ। आपको क्या लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लोगों को क्या पता था? कुछ नहीं पता था उन्हें। कैप्टन गॉर्डन जो उनके दोस्त थे, एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, और मंगल पांडे के बीच का एक कन्वर्सेशन है। मंगल पांडे बहुत ही इनोसेंटली पूछते हैं कि गॉर्डन ये कंपनी है क्या चीज, व्हाट इज दिस कंपनी? तो गॉर्डन का आंसर तो बड़ा सिंपल सा था कि कंपनी है, ये लालची लोगों का एक ग्रुप है, ये लोग हर जगह जाके लूट करते हैं, दे रॉब पीपल। तो उनका तो बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन था, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। दैट वाज नॉट द आंसर दैट वाज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता ही नहीं था कंपनी क्या है। लोग कंपनी के बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि कंपनी कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ताकतवर है। कंपनी एक ऐसी एंटिटी है जो दुनिया के कई सारे और देशों में लड़ाइयां लड़ती है, और कंपनी जहां भी लड़ती है जीतती है। कंपनी को कोई हरा नहीं सकता। कंपनी के पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, कितने हैं पता नहीं। कंपनी के पास बहुत सारे हथियार हैं, कितने हैं पता नहीं, बस बहुत सारे हैं। तो कंपनी के बारे में परसेप्शन हुआ करता था, दैट वाज परसेप्शन अबाउट द कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, और इसीलिए ऐसा लगता था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इनविंसिबल है, इसे जीता ही नहीं जा सकता। नो वन कैन डिफीट कंपनी। तो एक सोल्जर तो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कंपनी के अगेंस्ट में जाएगा, लेकिन मंगल पांडे ने करेज दिखाया। दैट्स व्हाई हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम है, हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम है। तो सिपॉइज इस बात से बहुत नाराज हो गए। गॉर्डन से मंगल पांडे ने पूछा था कि अफवाह है, ये सच है कि झूठ है। गॉर्डन ने जाके अपने सुपीरियर ऑफिसर से पूछा कि क्या ये बात सच है क्या, कि वहां पे आप लार्ड एंड टैलो का यूज कर रहे हो। ऑफिसर से बोला नहीं, सब अफवाह है। उन्होंने आके मंगल पांडे को बोला कि लार्ड एंड टैलो यूज नहीं हो रहा, सब अफवाह है। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सोल्जर्स, वन ऑफ द फर्स्ट सोल्जर जिसने इस ग्रीस को अपने दांतों से लगाया, गॉर्डन की बात मान के, कि इसमें लार्ड एंड टैलो यूज नहीं हुआ है, इसमें लार्ड एंड टैलो यूज नहीं हुआ है। मंगल पांडे उस बुलेट का यूज कर रहे थे, और बहुत ही रिलीजियस टाइप के थे। एक दिन वो सुबह सुबह पूजा करके लौट रहे थे, मतलब नहा धो के भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, और अचानक से उन्हें एक स्वीपर जो सफाई कर रहे थे उनकी झाड़ू छू गई। वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैं नहा धो के जा रहा हूं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए, और आपने मुझे छू दिया, मैं तो अपवित्र हो गया, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। तो स्वीपर ने बोला ये सब बेकार की बातें अब मुझसे ना करो। वो जो खींचते हो ना कार्ट्रेज, उसमें गाय के मांस से बनी हुई चर्बी डाली गई है। अब किस बात का रिलीजन, अब किस बात की प्योरिटी, किस पवित्रता की बात कर रहे हैं? मंगल पांडे शॉक थे। उन्होंने बोला ये सब अफवाह है, ये सब कोई सच बात नहीं है। तो स्वीपर ने बोला सब सच बात है, मैं उसी कंपनी में सफाई करता हूं जहां पे ये सब होता है। ये बाद में वहां देखने जाते हैं छुप के। दे गॉट टू नो कि हाँ जो अफवाह थी वो सच थी। दे वर एक्चुअली यूजिंग लार्ड एंड टैलो बिकॉज इट वॉज चीप, बिकॉज इट वॉज चीप। और तब उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उनको धोखा दे दिया है। वो चीटेड फील कर रहे थे कि उन्होंने वो लार्ड एंड टैलो वाला कार्ट्रिज यूज किया। वो गॉर्डन से बोलते हैं गॉर्डन तुमने मुझे धोखा दिया। गॉर्डन बोलता है मैंने धोखा नहीं दिया, मुझे खुद धोखा मिला है, मुझे खुद नहीं पता था। गॉर्डन बाद में इस रिवोल्ट में इंडियन सोल्जर्स के साथ लड़ता है क्योंकि उसे भी धोखा मिला था। तो कहने का मतलब कि ये बहुत सीरियस मुद्दा था, इट वॉज वेरी सीरियस। और इसी बात को लेकर ये पूरा जो रिवोल्ट है ये होता भी 1857 का। तो आपने देखा कि ये जो गन थी इसमें होता क्या था कि आपको इस कार्ट्रिज को दांत से खींचना होगा, कागज को दांत से फाड़ना होगा, और उसके बाद आप इस बैरल में इस बारूद को डाल के इस रॉड से उसे सॉलिड बनाओगे और बुलेट डाल के फायर कर दोगे। इसका दो फायदा था, इससे टाइम बच रहा था,
और टाइम बचने के अलावा बारूद की क्वांटिटी फिक्स थी, आपको फिक्स क्वांटिटी में बारूद बैरल में डालना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सोल्जर्स ने यह तक कहा कि कागज का ही तो है, हम हाथ से तोड़ देंगे, हाथ से तोड़ के बारूद यूज कर लेंगे, हमें कंपेल मत करो कि हम इसको जुबान से लगाएं। लेकिन अंग्रेज माने नहीं, उन्होंने बोला कि इससे कल्चर खराब हो जाएगा। हर जगह जो कार्ट्रिजेस होते हैं वो दांत से खींचे जाते हैं, इससे टाइम बचता है, आपको दांत से खींच के तोड़ना होगा, इट विल सेव टाइम। उन्होंने बोला कि क्या हो गया, हाथ से तोड़ देंगे, बट वो नहीं मान रहे थे। इसके बाद ये पूरा एक स्पार्क क्रिएट हुआ और स्पार्क के बाद एक एक करके सोल्जर्स ने इन ग्रीस कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। शुरुआत होती है फरवरी 1857 से, जब 19th नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर में इन ग्रीस कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से मना कर देती है। उस पूरी इन्फेंट्री को बैन कर दिया जाता है और सभी को जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी घटना होती है मार्च 1857 को, जब 34th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर मंगल पांडे जी ने बैरकपुर में, उनके पीछे का किस्सा मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने उन कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल कर लिया था, वो फीलिंग चीटेड। संडे का दिन था, रविवार का दिन था, रविवार के दिन जो इंस्पेक्शन होता था उसमें सोल्जर्स गन कैरी नहीं करते थे, जो ऑफिशियल्स रिव्यू करने आते थे घोड़े पे वो गन कैरी नहीं करते थे। उन्होंने इसे मौके की तरह लिया। वो संडे को जब आर्मी इंस्पेक्शन चल रहा था तो वहां गन लेके खड़े थे। उन्होंने कहा अब हमने तो कार्ट्रिजेस यूज कर ही लिए हैं, क्या करना है। उन्होंने कार्ट्रिजेस को फिल किया और दो जो वहां पे जनरल्स आए हुए थे, लेफ्टिनेंट बॉग और लेफ्टिनेंट जनरल हक्सन, दोनों को एक एक गोली शूट करी। हालांकि मरे नहीं, दोनों बच गए, लेकिन दोनों के ऊपर फायर किया। सोल्जर्स उधर से आ रहे थे, उनको लगा कि अब वो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की। जो एक बुलेट उनके पास थी, उन्होंने खुद को गोली मार भी ली, हालांकि वो मरे नहीं, वो बच गए। जब वहां पे बोला गया सोल्जर्स से कि इस रेबेलियस सोल्जर को पकड़ो, कोई सोल्जर आगे ही नहीं आया पकड़ने के लिए, मंगल पांडे को कोई पकड़ ही नहीं रहा था। फिर उसमें एक सोल्जर था, नाम था पलटू, वो पलट गया, उसने जाके मंगल पांडे को पीछे से पकड़ा। तब यूरोपियन सोल्जर्स ने उसको पीछे, मंगल पांडे जी को पीछे से पकड़ लिया। उसके बाद उनको ट्रीट किया गया और बाद में उनको अप्रैल 8 को हैंग कर दिया गया। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस रेबेलियन। इस रेबेलियन की पहली बुलेट फायर की थी मंगल पांडे ने, इसलिए उन्हें 1857 के फर्स्ट रिवोल्यूशनरी के तौर पे काउंट किया जाता है। उसके बाद ये बात जब फैली तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग छावनियों में सोल्जर्स ने इस ग्रीस कार्टेज को यूज करने से मना करना शुरू कर दिया। मेरठ कैंटोनमेंट में रेबेलियन हुआ 9 मई 1857 को। इस म्यूटिनी में कई सारे लोगों को, मतलब ये जो मेरठ में हुआ कैंटोनमेंट में, इन सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये कैवेलरी थी, मतलब ये घुड़सवार थे, ये घुड़सवार थे, इन सभी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो बाहर थे उन्होंने 10 मई को इन सभी लोगों को छुड़वाया और ये सारे लोग रातों रात घोड़े लेकर दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि जाते कहां। और इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत होती है। इंडियन सिपाहीज ने वहां पर सभी ऑफिसर्स को मार दिया और जो प्रिजनर्स थे उनको आजाद करवा दिया। 10 मई को ये सारे प्रिजनर्स मेरठ से दिल्ली की ओर मार्च कर जाते हैं और वो दिल्ली में पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जो म्यूटिनियर्स थे, यानी कि विद्रोही थे, उन्होंने दिल्ली में जो सिपाही पहुंचे थे उनको एक एक करके ज्वाइन करना शुरू कर दिया। एंड दैट वाज द फेज जब धीमे धीमे दिल्ली में ये पूरा रिवोल्ट स्प्रेड होने लगा। रिवोल्ट को स्प्रेड करने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि इनके पास हो एक लीडर, एक ऐसा लीडर जो पूरे रिवोल्ट को यूनिफाई कर सकता हो। उन्हें अपने सामने सिर्फ एक ही लीडर दिख रहा था और वो थे बहादुर शाह जफर, मुगल एम्परर। उन्हें ऐसा लगा कि मुगल एम्परर हमेशा से इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं ही चुना जाए कि वो इंडिया को इस रिवोल्ट में लीड करें। सारे म्यूटिनियर्स जाते हैं रेड फोर्ट में बहादुर शाह जफर के पास, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इन विद्रोहियों के लीडर बन जाएं। पहले वो बहुत हेजिटेंट थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर बहुत उम्र दराज हो चुके थे, उनकी उम्र 82 ईयर्स हो चुकी थी और ऐसी कंडीशन में उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो इस रिवोल्ट को लीड कर पाएँ। लेकिन आप उनकी दुविधा भी तो समझिए। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया था कि वो लास्ट मुगल एम्परर होंगे और उनके जो बेटे हैं उन्हें प्रिंस का दर्जा दिया जाएगा, ना कि एम्परर का। इसका क्या मतलब हुआ कि जो उनके बेटे होंगे अगर वो प्रिंस होंगे, व्हाट डज इट मीन। देखो, राजा का बेटा राजा होता है, बादशाह का बेटा प्रिंस बनेगा और प्रिंस के बाद वो बादशाह बन जाएगा। लेकिन प्रिंस का बेटा क्या होता है? प्रिंस का बेटा कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये था कि मुगल लिनिएज खत्म करने की तैयारी में ब्रिटिशर्स पहले से ही थे। मुगल बादशाह के तौर पे बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह होने वाले थे, मतलब मुगल डायनेस्टी खत्म होने वाली थी। ये बात उनको पता था। उनको ये लगा कि वो अपनी उम्र के आखिरी समय में हैं, आखिर हो क्या जाएगा अल्टीमेटली उनके साथ। उन्होंने फाइनली ये मन बनाया कि वो इस रिवोल्ट के लीडर का जो ओहदा है उसे संभालेंगे। बहादुर शाह जफर ने जैसे ही इस रिवोल्ट की लीडरशिप ली, इस रिवोल्ट को एक नया आयाम मिल गया, इस रिवोल्ट को एक नई एनर्जी मिल गई। माना कि वो एक वीक रूलर साबित हुए या वीक लीडर साबित हुए रूलर के बजाय।
और वो अच्छी तरीके से मूवमेंट लीड नहीं कर पाए, पूरा विद्रोह अच्छे से नहीं संभाल पाए, लेकिन फिर भी उनका नाम काफ़ी था इस पूरे रिवोल्ट को एनर्जाइज करने के लिए। जैसे ही खबर पहुंचनी शुरू हुई कि बहादुर शाह जफर इस रिवोल्ट के लीडर हैं, अंग्रेज भी सख्ते में आ गए। उन्हें ऐसा लगा था कि ये छोटा मोटा एक सैनिक विद्रोह है जिसे वो बड़े आराम से कुचल देंगे, लेकिन जैसे ही इस पूरे रिवोल्ट में बहादुर शाह जफर का नाम आया, अंग्रेज सख्ते में आ गया। उन्हें ऐसा समझ में आ गया कि अब ये रिवोल्ट जो है ये बड़ा शेप लेने वाला है। बहादुर शाह जफर ने सभी इंडियन स्टेट्स को लेटर लिखा और कहा कि हम सभी लोग मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं और ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर करते हैं, क्योंकि जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे हमारी एट्रोसिटीज़ जो हमारे अगेंस्ट में हो रही हैं वो चलती रहेंगी। जैसे ये लेटर अलग अलग स्टेट्स को मिलना शुरू हुआ, उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन करना शुरू किया और इसके बाद अंग्रेजों की मुश्किलें बढ़ने लगी। इस रिवोल्ट को स्प्रेड करने के लिए कुछ बहुत ही यूनिक टूल्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि रोटी यानी कि चपाती और कमल का फूल, लोटस फ्लावर। इन्हें इस रिवोल्ट को स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वहां पर हम देखते हैं कि एक लोकल कमिश्नर रिपोर्ट करते हैं कि रोटियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है विलेजेस में, और वो रोटियां कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पता नहीं चल रहा। इन चपातियों के ऊपर कोई सिंबल नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, बस इन्हें यूं ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। रोटियों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता था कि किसी भी गांव में जो एक लीडर होते थे वो खूब सारी रोटियां बनवाते थे और उसे गांव में हर एक घर में एक एक रोटी जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। जो उन चपातियों को एक्सेप्ट करता था, ये मान लिया जाता था कि वो इस रिवोल्ट को ज्वाइन करने को तैयार है, और उसके बाद उस रोटी को दूसरे गांव में, उन चपातियों को दूसरे गांव में ट्रांसफर किया जाता था। एक चपाती जिसके पास दूसरे गांव में पहुंचती थी वो वहां पर खूब सारी चपातियां तैयार करके पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करता था और यह सिलसिला चलता रहता था। ऐसे कई सारे गांवों में इन चपातियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कमल का फूल इन सीक्रेट मीटिंग्स का सिंबल होता था। जहां कहीं पर भी मीटिंग होती थी वहां पर कई सारे जो रिवोल्ट करने वाले लीडर्स थे वो इकट्ठा होते थे। लोटस का जो फ्लावर होता था उसे सेंटर में रख दिया जाता था, कोई भी एक उसे उठाकर एक दूसरे में सर्कुलेट करते थे और लास्ट में वो जो फ्लावर जिसके पास जाके रुकता था वो पर्सन उसे आगे कैरी करता था और ले जाकर दूसरे गांव की मीटिंग में पहुंचा देता था, और ऐसे ही वो फ्लावर कैरी होता रहता था। तो ये जो सिंबल्स थे इन्होंने रिवोल्ट को एनर्जाइज किया। ब्रिटिशर्स को बहुत बाद में समझ में आया कि इंटरनली ये रिवोल्ट कितना पैठ बना चुका है। जब तक उन्हें समझ में आया ये रिवोल्ट लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो चुका था, काफी बड़े स्केल तक ये फैल चुका था। बहादुर शाह जफर हालांकि बहुत ओल्ड थे और वो बहुत स्ट्रांग लीडर साबित नहीं हुए। वो सिपाहीज को बेहतर तरीके से लीड नहीं कर पाए दिल्ली में, और दिल्ली में जो ऑक्यूपेशन था म्यूटिनियर्स का, रिवोल्ट करने वाले लोगों का, वो बहुत लंबा नहीं गया, शॉर्ट लिव्ड रहा। ब्रिटिशर्स ने सितंबर 1857 को दिल्ली को वापस से कब्जा लिया। 6 दिनों तक डेस्परेट फाइटिंग चली म्यूटिनियर्स और दिल्ली में ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में। ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल रहे, उसके रीजंस अभी हम समझेंगे। ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को रीऑक्यूपाई कर लिया। हजारों लोगों को जान से मार दिया गया या फिर फांसी लटका दिया गया। कई सारे लोगों को तोप के मुहाने पे बांधकर तोपें चला दी गई। बहुत ब्रूटल मैसेकर था जो 1857 के रिवोल्ट के इस दौरान हुआ। बहादुर शाह जफर को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून में 1862 में उनकी मौत होती है और इसीलिए बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है, कितना था बदनसीब जफर कब्र के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएयार में। कुएयार का मतलब होता है सरजमी। मुगल्स ने हमेशा अपना ओरिजिन इंडिया से ट्रेस किया और वो एकमात्र ऐसे मुगल बादशाह बने जिनकी कब्र इंडिया में नहीं है। उनके बेटों के साथ क्या हुआ, उनके 2 बेटे और उनकी एक ग्रैंडसन को कैप्चर किया हडसन ने। हडसन, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मुखर्जी नगर के आसपास का एरिया आप जानते हैं तो आपको पता होगा मुखर्जी नगर के नज़दीक में जो सबसे क्लोजेस्ट स्टेशन है दैट इज़ जीटीबी नगर, और वहाँ से बिल्कुल पास में है हडसन लेन। ये उसी हडसन के नाम पर है, क्यों है आई डोंट नो, बट ये है। हडसन जो था उसने उनके 2 बेटों मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा खिज्र सुल्तान को कैप्चर किया और उनके ग्रैंडसन मिर्ज़ा अबू बख्त को उन्हें कैप्चर करके ले जाया गया। दिल्ली में ही एक चांदनी चौक के नज़दीक में खूनी दरवाज़ा है, रेड स्टोन से बना हुआ है इसलिए भी, और उसका इतिहास भी थोड़ा ब्लडी है। इस जगह पे इन तीनों प्रिंसेस के कपड़े उतारे गए, इन्हें निर्वस्त्र किया गया और पॉइंट ब्लैंक पर इनके सिर पर गोलियां मारी गई। इन्हें शूट करने के बाद इन तीनों को ही खूनी दरवाजे से लटका दिया गया। इनकी डेड बॉडीज 3 दिनों तक उसी इमारत पे सड़ती रही। ये ब्रिटिशर्स ने अपनी ब्रुटैलिटी को पोर्ट्रे करने के लिए किया
कि वो दिल्ली को बहुत ही ब्रूटली रीऑक्यूपाई कर रहे हैं। इन तीनों ही प्रिंसेस के मारे जाने के बाद मुगल डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। वो माइटी मुगल डायनेस्टी जिसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। ऑफ कोर्स कोई भी जो मुगल डायनेस्टी के खत्म होने की प्रे भी करता हो वो भी ऐसा एंड नहीं सोचता होगा, बट मुगल डायनेस्टी इस तरीके से इंडिया में खत्म होती है। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया और मुगल एम्पायर फाइनली समाप्त हो गया। लखनऊ में क्या हुआ आइए समझते हैं। दिल्ली को रीऑक्यूपाई कर लेने का मतलब ये नहीं था कि ये रिवोल्ट खत्म हो गया। रिवोल्ट अलग अलग सेंटर्स पर उसके बाद भी जारी रहा। लखनऊ में इस रिवोल्ट को लीड किया, अवध की कैपिटल थी लखनऊ, यहां पर इसे लीड किया गया बेगम हजरत महल के द्वारा, जो कि नवाब वाजिद अली शाह की सेकंड वाइफ थी। वाजिद अली शाह को जब डिपोज किया गया उनकी गद्दी से तो उन्हें कलकत्ता में भेज दिया गया ज़बरदस्ती। उसके बाद बेगम हजरत महल ने यहाँ पर लखनऊ में लीड ली और अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब डिक्लेयर किया। और जब क्वीन ने लीड ली तो जितने भी नोबल्स थे, सोल्जर्स थे, वो उनके साथ आ गए। इन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेस्ट किया और डिसबैंड सोल्जर्स ने इनका साथ दिया। यह अपराइजिंग काफ़ी मुश्किल भरी रही अंग्रेजों के लिए। फाइनली लखनऊ को रीऑक्यूपाई किया गया। क्वीन उसके बाद नेपाल चली जाती हैं और उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन लखनऊ भी एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंटेस्ट रहा। लेटर ऑन नंबर आता है कानपुर का। कानपुर में इस पूरे रिवोल्ट को लीड किया गया नाना साहब जी के द्वारा। नाना साहब जो कि आखिरी पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे और अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये मन बनाया कि वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना हक मांगेंगे। उन्होंने खुद को पेशवा डिक्लेयर किया और पूरे कानपुर को ऑक्यूपाई कर लिया। उनकी विक्ट्री बहुत लंबी नहीं चली, शॉर्ट लिव थी। कानपुर को अंग्रेजों ने जल्दी ही रीऑक्यूपाई कर लिया और जो भी लोग पकड़े गए उन्हें बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दी गई। नाना साहब बच निकले, लेकिन उनके कमांडर तात्या टोपे जिन्होंने उनके साथ कानपुर को ऑक्यूपाई किया था, उन्होंने स्ट्रगल जारी रखा और उसके बाद वो जाकर मिल जाते हैं क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई के साथ और उनके साथ मिलकर वो वहां पर कंटेस्ट करते हैं अलग अलग फ्रंट्स पे। वो उसके 1 साल बाद तक भी इस पूरे स्ट्रगल को लीड करते रहे। लीड करने के दौरान वो मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश में उनकी मुलाकात मान सिंह से होती है। मान सिंह नारवाड़ के राजा थे। मान सिंह से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो मान सिंह के साथ रहने लगे और वहां पर जो लोकल ट्राइबल्स थे उनके साथ मिलकर गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। एक्चुअली में दिक्कत ये थी कि जो मान सिंह थे उनकी ग्वालियर के महाराजा के साथ दुश्मनी चलती थी और ये प्रोबेबल था कि ग्वालियर के महाराजा अटैक करने वाले हैं राजा ऑफ नारवाड़ मान सिंह के ऊपर और इसके बाद उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। अंग्रेजों ने ट्रेड किया मान सिंह के साथ। मान सिंह को ऑफर दिया गया कि अगर वो तात्या टोपे को अंग्रेजों को सौंप दें तो जो ग्वालियर के महाराजा हैं वो उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। मान सिंह ने दगाबाजी की, उन्होंने दोस्ती नहीं चुनी और उन्होंने तात्या टोपे को अंग्रेजों को सौंप दिया। मतलब दोस्त ने इनके साथ धोखेबाजी की और इसका रिजल्ट ये निकला कि ये अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अंग्रेजों ने इनके खिलाफ केस चलाया, इनके ऊपर चार्जेस लगाए। इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप जो चार्जेस लगा रहे हैं वो सब सही हैं, लेकिन आप मुझे पनिश नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने कहा क्यों? उन्होंने बोला कि मेरे जो लॉर्ड हैं, मतलब मेरे ऊपर जो हैं वो पेशवा हैं, मुझे तो पेशवा ही पनिश कर सकते हैं। यू आर नॉट द अथॉरिटी टू पनिश मी। ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी और उन्हें शिवपुरी में ट्राई करने के बाद जान से मार दिया गया। इस तरीके से तात्या टोपे का एंड हुआ। फाइनली झांसी की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा स्टॉर्म सेंटर रहा। झांसी जो वहां के राजा थे वो गंगाधर राव थे। उनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के चलते। आरोप ये भी लगाए जाते थे कि जब भी अंग्रेजों को ये पता चल जाता था कि किसी भी जगह पे उनके पास उनका अपना खुद का बेटा नहीं है, तो वहां के राजा को मारने की कोशिश करते थे अलग अलग टेक्निक से, ताकि सब्सिडी अलायंस के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो तो पहले की बात हो गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वो उस राज्य को हथिया सके। खैर गंगाधर राव जी का कोई अपना बेटा नहीं था, तो उन्होंने दामोदर राव को अडॉप्ट किया हुआ था। उनके मर जाने के बाद अंग्रेजों ने दामोदर राव को लेजिटिमेट प्रिंस डिक्लेयर करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो झांसी को ऑक्यूपाई करेंगे। क्वीन ऑफ झांसी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो झांसी नहीं छोड़ने वाली हैं। उन्होंने जो एक स्लोगन रेस किया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस स्लोगन के बाद वहां के जो नोबल्स थे, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, वो बहुत एनर्जाइज हो गए। उन्होंने क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई का साथ देने का फैसला किया और उसके बाद तात्या टोपे ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने काफी लंबे समय तक स्ट्रगल किया। जब झांसी उनके हाथ से निकल गया तो उन्होंने मार्च किया ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में सिंधिया हुआ करते थे। झांसी की रानी को ऐसा लगता था कि जब वो सिंधियाज से बात करेंगी तो सिंधियाज अल्टीमेटली इंडियन रूलर हैं, वो मान जाएंगे और वो अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ देंगे। हालांकि तात्या टोपे को यह पता था कि सिंधिया हमेशा से लॉयलिस्ट रहे हैं अंग्रेजों के और वो मानेंगे नहीं। तात्या टोपे ने मना भी किया कि आप वहां मत जाइए, क्योंकि सिंधिया कभी से नहीं फेवर में रहे हैं
इंडियन रूल के, वो हमेशा से लॉयलिस्ट रहे हैं ब्रिटिशर्स के, दे विल नॉट एग्री। लेकिन झांसी की रानी को फिर भी ऐसा लगता था। लेकिन जब वो वहां पर जाती हैं तो वहां पे पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल चुके थे। अंग्रेजों को ये बात पता थी कि क्वीन ऑफ झांसी ग्वालियर आने वाली हैं। उन्होंने पहले ही बात कर ली थी। सिंधिया ने ना केवल क्वीन ऑफ झांसी की मदद करने से मना किया, बल्कि उनके अगेंस्ट में बैटल भी लड़ी। लेकिन वो तैयार थी। उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली सिंधियास को हराया और ग्वालियर के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन ये कब्जा बहुत दिन नहीं चला, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश आर्मी आ गई। ब्रिटिश आर्मी के साथ जो उनका कन्फ्रंटेशन रहा वो बहुत ही ब्लडी रहा। और इसको लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही प्यारी सी कविता भी लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने जरूर से पढ़ा होगा। तो बहुत ही ब्रेवरी वाली बैटल रही, जहां पे उन्होंने अपने बेटे को अपनी पीठ पे बांध के लड़ाई लड़ी थी। अल्टीमेटली उनका डिमाइस होता है और वो इस बैटल में हार जाती हैं। बहुत ही फियर्स बैटल लड़ने के बाद अल्टीमेटली ये जो बैटल थी ग्वालियर की, वहां पर जो क्वीन ऑफ झांसी हैं उन्हें जान से मार दिया जाता है और ग्वालियर भी अंग्रेजों के हत्थे चढ़ जाता है। बिहार का नंबर आता है। बिहार में कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। ये आरा के जमींदार थे। इनकी उम्र 80 साल थी, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल लीडर के तौर पे ये वहां पे इमर्ज होकर आए। इन्होंने अपनी जमींदारी चले जाने के बाद ये फैसला किया कि ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि बहादुर शाह जफर 82 साल के थे, 82 ईयर्स के थे, एंड दैट वाज द रीजन कि वो रिवोल्ट लीड नहीं कर पाए। तो कुंवर सिंह क्या थे? ये भी तो 80 साल के थे और इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली इस पूरे रिवोल्ट को लीड किया। दिल्ली में बख्त खान, वो खुद भी 70 साल के थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली जो बहादुर शाह जफर थे उनके साथ मिलकर दिल्ली को संभाला। तो ये वो लीडर्स थे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपनी एज को डिफाई किया और इस पूरे रिवोल्ट को लीड किया। आइए देखते हैं प्लेसेस, लीडर्स एंड ओपोनेंट्स के बारे में एक चार्ट में, जहां से हो सकता है प्रीलिम्स में आपके सामने आ जाए सीधा सा सवाल। देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड लीड कर रहे थे। एक्चुअली में यहां पर जनरल बख्त खान इनके साथ थे। जनरल बख्त खान इनके साथ थे। ये इनको असिस्ट कर रहे थे, ओपोनेंट में ये नहीं थे। ठीक है। फाइनली लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिजरिस कादिर और अहमदुल्ला ये लोग लीड कर रहे थे। हेनरी लॉरेंस ओपोनेंट में था, जिसने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। नाना साहिब, राव साहिब, तात्या टोपे, अजमुल्ला खां ये कानपुर में थे। सर कॉलिन कैम्पबेल, सर टाइटल होता था, भावुक मत होइएगा। झांसी और ग्वालियर, कई बार बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं जब आप गवर्नर जनरल के सामने लॉर्ड लगा दो या फिर सर लगा दो। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमारे यहाँ लॉर्ड कई बार हम लोग भगवान को बोल देते हैं, जैसे लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड राम, हम लोग ऐसे बोल देते हैं। लेकिन लॉर्ड जब हम लगा देते हैं इन गवर्नर्स या वाइसरायज के सामने, तो कई बार कुछ बच्चों को लगता है कि इनको हम लॉर्ड क्यों बोल रहे हैं, हम उनको भगवान नहीं बोल रहे हैं। लॉर्ड ब्रिटेन में टाइटल होता है एक, दिस इज नॉट अ गॉडली टाइटल। ये वहां पे एक रॉयल टाइटल है या एक फ्यूडल टाइटल है। वहां पे इसको लेकर एक पूरा हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो उनका अपर हाउस है, सिमिलर टू आवर राज्यसभा। तो जब आप, और सर का ये टाइटल उनको मिलता था, तो सर या लॉर्ड ये उनका टाइटल था जो वो यूज किया करते थे अक्सर। ठीक है। तो कॉलिन कैम्पबेल। इसके बाद झांसी और ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, जनरल ह्यूज रोज इसने लीड किया ब्रिटिश आर्मी को और इन्हें हराया भी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फर्रुखाबाद में तफजल हसन खान और बैरकपुर में मंगल पांडे ने ये शुरुआत करी थी, ये तो आप जानते ही हैं। बरेली में खान बहादुर खान, इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी, कॉलिन कैम्पबेल ने इनको हराया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, कर्नल ऑन्सेल ने इन्हें काउंटर किया। बागपत यूपी में शाह महल, राजस्थान में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, आसाम में कांडा परेश्वर सिंह और मनीराम दत्त बरुआ, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, बिहार में जगदीशपुर के रीजन में कुंवर सिंह और अमर सिंह, विलियम टेलर और आई ने इनके अगेंस्ट में बैटल लड़ी। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह, ये वो लोग थे जिन्होंने लीड किया अलग अलग फ्रंट्स पे इस पूरे रिवोल्ट को। यहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। रिवोल्ट ऑफ 1857 ये लगभग 1.5 सालों तक चला, एक साल से थोड़ा ज्यादा, लगभग 16 महीने तक ये पूरा रिवोल्ट चला और इसे 1858 के मिडिल तक सप्रेस कर दिया गया। जुलाई 8, 1858 इस आउटब्रेक के 14 महीने बाद मेरठ में लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रोक्लेमेशन की और उसने ये फॉर्मली डिक्लेयर किया कि अब पूरा इंडिया एक बार फिर से उनके हाथों में है और रिवोल्ट कुचला जा चुका है। आप इस रिवोल्ट का स्कोप समझ गए होंगे कि रिवोल्ट कितना वाइड स्प्रेड था, कितना स्ट्रांग था। यू कुड गेट इट ऑफ कोर्स। यहाँ पे एक नाम दिया गया है उन लोगों का जिन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। निकोलसन ने दिल्ली को कैप्चर किया, हडसन ने बहादुर शाह के बेटे और ग्रैंडसन को मारा दिल्ली में, ह्यूज व्हीलर इसने नाना साहब की फोर्सेस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, जनरल नील इसने बनारस और इलाहाबाद को कैप्चर किया। इनके नाम देखते रहिए, यहां से अगर कभी कुछ मैच करने को आ जाए तो आप तैयार रहिएगा प्रीलिम्स के लिए। पैरेलली लॉरेंस इसने अवध को ऑक्यूपाई किया, ये वहां का चीफ कमिश्नर था। जनरल हैवलॉक इसने लखनऊ में रेबल्स को हराया।
विलियम टेलर और आई, इन्होंने आरा में रिवोल्ट सप्रेस किया। कॉलिन कैम्पबेल, इसने कानपुर, लखनऊ और बरेली को कैप्चर किया या रीऑक्यूपाई किया। ह्यूज रोज, इसने झांसी की रानी के अगेंस्ट में बैटल लड़ी झांसी में, और बाद में जाके ग्वालियर को भी रीऑक्यूपाई किया। इसके अलावा कर्नल ऑनसेल, इसने बनारस को कैप्चर किया। तो ये वो लोग हैं ब्रिटिशर्स की ओर से जिन्होंने इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस किया। इनके नाम भी आपने देख लिए, बढ़िया बात है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि ये रिवोल्ट फेल हो गया और सक्सेसफुल नहीं रहा। व्हाट वाज द रीजन? रीजंस की बात करते हैं तो ये अपराइजिंग लिमिटेड थी। आपको देख के लगा होगा कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रिवोल्ट का पार्ट था, बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये थी कि ये पूरा रिवोल्ट मेजरली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक था। इंडिया का ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट इससे अछूता था। वहां पर जो भी लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया और उन्होंने इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया। तो इस रिवोल्ट का जो स्कोप था वो लिमिटेड था, वो इसकी कमजोरी बना। दूसरा, इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी। वैसे तो नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी लोगों ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन जो सेंट्रल लीडर था बहादुर शाह जफर, वो कमजोर साबित हुए। वो इस पूरे रिवोल्ट का सेंट्रल स्ट्रॉन्ग फिगर नहीं बन पाए। तो कमजोर लीडरशिप इस रिवोल्ट के कमजोर पड़ के खत्म हो जाने का कारण बनी। तीसरी बात, इनके पास रिसोर्सेस की कमी थी। रेबल्स के पास अक्सर मैन पावर या फाइनेंशियल पावर की कमी रहती थी। इनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। हमने देखा कि सारा मामला एनफील्ड राइफल का था। अंग्रेजों के पास एनफील्ड राइफल थी, इनके पास अभी भी पुरानी राइफल्स थी, या फिर इसके अलावा वे तलवार, भाले, इनसे लड़ाइयां लड़ रहे थे और इस मामले में ये अंग्रेजों से पीछे रह जाते थे। तो अच्छे हथियारों का ना होना, अच्छे सोल्जर्स का ना होना, ये इस रिवोल्ट की कमजोरी का कारण बन गया। इसके बाद मिडिल क्लास का सपोर्ट नहीं मिल पाया। मिडिल क्लास, इंडिया के मिडिल क्लास को भला इस पूरे रिवोल्ट से क्या दिक्कत थी? इंडिया का मिडिल क्लास इस रिवोल्ट को रिग्रेसिव मानता था। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? बहादुर शाह जफर एक बार फिर से मुगल बादशाह बनेंगे और ये जो रॉयल डायनेस्टीज जगह जगह पे कोलैप्स कर गई हैं, इन्हें फिर से रिवाइव कर दिया जाएगा। और अंग्रेज रहेंगे तो क्या होगा? अंग्रेज रहेंगे तो इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन आएगी, इंडियन सोसाइटी डेवलप होगी। ऐसा भ्रम था इंडिया के मिडिल क्लास को, और इसीलिए इंडिया के मिडिल क्लास ने सपोर्ट नहीं किया इस रिवोल्ट को। ये रिवोल्ट यहां से भी कमजोर हुआ। पैरेलली ब्रिटिशर्स के पास बहुत ही सुपीरियर लीडरशिप थी। हालांकि इंडिया में जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की और सैक्रिफाइस भी किया, लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये सभी लोग बहुत ही बहादुरी के साथ कन्फ्रंट तो करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड मिलिट्री जनरल नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के पास थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को अच्छी लीडरशिप दी। यूनिटी और गेम प्लान की कमी, ये रिवोल्ट बहुत अच्छी तरीके से प्लान नहीं हो सका और बहुत ही स्कैटर्ड वे में, मनमाने तरीके से चलाया गया। ये ऑर्गेनाइज नहीं था, अनप्लान था, इसलिए भी सही तरीके से रन नहीं कर पाया। और पैरेलली ब्रिटिशर्स के पास बहुत ही डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे, जबकि यहां पर अनडिसिप्लिन सिपाहीज थे जो अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये कुछ कारण बने जिसकी वजह से ये पूरा रिवोल्ट कमजोर पड़ गया और सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसके बाद नंबर आता है कि रिजल्ट क्या निकला, इस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ। What happened after this revolt? क्या हुआ इस रिवोल्ट के बाद? आइए जानते हैं। रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। यही बोला था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने मुझे कहा था, मुझे ये नहीं पता कि क्या होगा जब मैं गोलियां चलाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां बहुत दिन नहीं सर्वाइव कर पाएगी, ये कंपनी यहां से जाएगी। हां, कंपनी उसके बाद भी यहां रही, लेकिन कंपनी का रूल यहां से खत्म हो गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सीधे रूल करने का फैसला किया। यह कहा गया कि कंपनी अब एलिजिबल नहीं है, कंपनी इंडिया को नहीं संभाल पा रही है। जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अब क्वीन विक्टोरिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ मिलकर शेयर करने लगी। गवर्नर जनरल का डिजिग्नेशन खत्म कर दिया गया और डेजिग्नेशन को कन्वर्ट कर दिया गया वायसराय में। वाई वायसराय? क्योंकि अब यहां पर क्वीन का रूल था। क्वीन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव कहीं पर भी हो उसे वायसराय ही कहा जाता था। ब्रिटेन में भी जो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव है वो वायसराय है। तो अब जो यहां का गवर्नर जनरल था वो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, तो उसका भी टाइटल वायसराय का हो गया। इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन। डबल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया। आपको पता होगा, अगर आपने पॉलिटी का पार्ट पढ़ा होगा तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया तो वहां पे कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिवाइड किया गया। तो पॉलिटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव या कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को, कमर्शियल मैटर्स को डील करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से थे। ये जो डुअल सिस्टम था इसे खत्म कर दिया गया। 1858 में ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया और एक नई पोस्ट बनाई गई जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
भारत के लिए राज्य सचिव, इस पद को बनाया गया और इनके पास एक काउंसिल थी। ये इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे सीधे कंट्रोल करने लगे और ये रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो चल रहा था, जिसके तहत बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया गया। डलहौजी ने बहुत सारे स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया और ये रिसेंटमेंट का एक बहुत बड़ा कारण भी बना। इसे खत्म कर दिया गया, बोला गया कि अब किसी भी स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स अब सेफ हैं, उन्हें बस ब्रिटिशर्स की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें बस ये मानना होगा कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर में है, बाकी उनका रूल सेफ है और उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी ताकि वापस से ऐसा कभी कोई विद्रोह ना होने पाए। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट्स हुए। सिग्निफिकेंस क्या रही इस रिवोल्ट की? हाउ दिस वाज सिग्निफिकेंट? रिवोल्ट ऑफ 1857, इसने अलग अलग क्लासेस के ग्रीवांसेस को सामने रख दिया। ब्रिटिशर्स अब इस बात को लेकर अवेयर हो गए कि इंडिया पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में नहीं है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि इंडिया पूरी तरीके से उनके कब्जे में है, वो यहां जो जैसे चाहे कर सकते हैं। इस रिवोल्ट ने हल्की सी झनक दिखा दी कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सावधान रहिए। रिवोल्ट ने इंडियंस को यूनाइट किया और उनके मन में एक फीलिंग रख दी कि इंडिया आपका है। अब वो नेशनलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म की फीलिंग अवेल कर चुके थे। उन्हें ये फील होने लगा था कि इंडिया तो हमारा है, हमने इसके लिए एक बार लड़ाई लड़ी है और हम दोबारा भी लड़ेंगे और इसे इन अंग्रेजों से बाहर इनको निकाल कर आज़ाद करवाएंगे। ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में पहला स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल था। मैं आपको बता दूं कि 19वीं सेंचुरी के इस पूरे टेनोर में ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में अगर कोई सबसे बड़ा आर्म रिवोल्ट हुआ तो 1857 का रिवोल्ट था। इतना बड़ा आर्म रिबेलियन कहीं नहीं हुआ जितना बड़ा इंडिया में ये रिबेलियन हुआ। इसके बाद ब्रिटिश रूल का जो नेचर था इंडिया में वो काफी चेंज हो गया। इस पूरे रिवोल्ट में मैसिव स्केल पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखा गया। इसने इस बात को भी साबित कर दिया कि 1857 के पहले भारत में जो कम्युनल फीलिंग है वो नहीं थी। कम से कम लोग यूनाइटेड फील करते थे। बहादुर शाह जफर को सभी रेबल्स ने अपना लीडर एक्सेप्ट किया, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे। इससे साबित हो गया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई डिस्पैरिटी नहीं है और जो पॉलिटिक्स है वो नॉन कम्युनल है। ये सिग्निफिकेंस रही 1857 के इस रिवोल्ट की। क्या चेंजेस आए एडमिनिस्ट्रेशन में इस रिवोल्ट के बाद? इस रिवोल्ट के बाद बहुत कुछ बदल गया। ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अब उन्हें सावधान रहना होगा, दिक्कतें ज्यादा हैं। पूरा नेचर चेंज हो गया गवर्नमेंट का। ब्रिटिशर्स के लिए का जो गवर्नमेंट थी यहां पे इंडिया में, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को काफी हद तक रिवैम्प कर दिया। गवर्नमेंट ने खुद को रीऑर्गेनाइज किया, अपनी स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिसीज को बदल दिया। क्या हुआ आने वाले समय में उनके स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिसीज में? एडमिनिस्ट्रेशन में काफी चेंज आया। 1858 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुआ जिसे एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस कहा गया, जिससे कहा गया कि इंडिया में अब इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करके अच्छी तरीके से रूल किया जाएगा। क्राउन ने सारा रेन अपने हाथों में लिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उनकी एक काउंसिल ने इंडिया को रूल करना शुरू किया, जिसने रिप्लेस कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ये लोग रिप्लेस हो गए। पैरेलली प्रोविंसेस में क्या किया गया? इंडिया में प्रेसिडेंसीज को कन्वर्ट किया गया। मतलब प्रेसिडेंसीज पहले से थी, स्टेट्स पहले से थे, उनको फॉर्मल प्रेसिडेंसीज में कन्वर्ट किया गया। 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इसके अलावा जो स्टेट्स हुआ करते थे उन्हें, ये जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी, इनको गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए रूल करते थे, जिनको क्वीन डायरेक्टली अपॉइंट करती थी। उसके बाद बाकी के प्रोविंसेस में होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर। वो प्रोविंस जो छोटे थे उनको स्टेट का या प्रोविंस का दर्जा नहीं दिया जाता था, तो उन्हें सीधे सीधे कमिश्नरेट कहा जाता था और वहां पर जो लीडिंग फिगर होते थे वो चीफ कमिश्नर होते थे। इनको गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे इंडिया में, ये क्वीन से अपॉइंट नहीं होते थे। तो मतलब 3 लोग क्वीन से अपॉइंट होकर आते थे या क्राउन से अपॉइंट होकर आते थे और बाकी लोगों को यहां गवर्नर जनरल अपॉइंट कर देते थे। ये तो मामला था प्रोविंसेस का। लोकल लेवल पे क्या हुआ? फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई। मतलब अब जो लोकल लेवल पे यूनिट्स थी उनको पावर दी गई, उनको लोकल बॉडीज में कई तरीके के काम सौंप दिए गए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एटसेट्रा। और उनके पास कुछ पैसे हों इसके लिए लोकल टैक्सेस को वसूलने का भी राइट दे दिया गया। अब देखिए आर्मी में भी कुछ चेंजेस किए गए। इसे वो सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, ब्रिटिशर्स इसे सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। वो ये नहीं चाहते कि इसे कोई पॉपुलर रिवोल्ट कहे। वो कहते हैं कुछ सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो अगर सिपाही म्यूटिनी थी तो आर्मी में तो रीऑर्गेनाइजेशन होगा ना, ताकि ऐसी कोई सिपाही म्यूटिनी दोबारा ना होने पाए। तो दोबारा ऐसी कोई सिपाही म्यूटिनी ना हो, इसके लिए उन्होंने पूरी आर्मी को चेंज कर दिया और ऐसा करते वक्त उन्होंने पूरी आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया। यूरोपियन ब्रांच की डोमिनेंस को गारंटी किया गया। यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या धीमे धीमे आर्मी में बढ़ाई गई ताकि इंडियन सोल्जर्स के ऊपर उनकी रिलायंस कम हो जाए।
इसके अलावा जो भी की ज्योग्राफीज थी, मतलब जो बढ़िया लोकेशंस थी और जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोजीशंस थी, वो हमेशा यूरोपियन ट्रूप्स के पास ही होती थी। आर्टिलरी, टैंक्स और आर्मर्ड कॉर्प्स ये कभी भी इंडियंस को नहीं दिया जाता था। मतलब आपके पास खूब सारी गन्स हो, ये कभी भी इंडियन को नहीं मिलेगा। ये हमेशा जो यूरोपियन सोल्जर है, मिलिट्री जनरल है, उसके पास ही रहेगा। इंडियंस को हायर पोस्ट से एक्सक्लूड किया जाने लगा और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, दैट वाज डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हिंदूज और मुसलमानों को अलग करना शुरू किया। पहले उन्होंने हिंदुओं को सपोर्ट किया मुसलमानों को बाहर करने के लिए, ये बोल के कि रिवोल्ट पूरा मुसलमानों ने किया है। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने उसके बाद ब्रिटिशर्स का सपोर्ट गैदर करना शुरू किया, तो उन्होंने मुस्लिम्स को सपोर्ट करके हिंदूज को बाहर करना शुरू किया। तो उन्होंने उसके बाद के पूरे समय में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इस्तेमाल करके इंडिया को आगे 100 और सालों तक रूल किया। आर्मी में कुछ नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, पंजाबी, गुरखा और पठान। इनको सेगमेंट्स में रिक्रूट किया जाता था बड़ी संख्या में, ताकि भविष्य में ये उनके लिए लॉयल रहें और अगर कोई दिक्कत आती है तो ये उनके लिए लड़ाइयां लड़ सके। अब आइए देखते हैं कि इस पूरे रिवोल्ट को लेकर अलग अलग लोगों का क्या ओपिनियन है, स्कॉलर्स इसे कैसे देखते हैं, क्या था ये, व्हाट वाज इट। सबसे पहले नेशनलिस्ट स्कॉलर्स का क्या ओपिनियन है। ए.ओ. ह्यूम, मतलब ये नेशनलिस्ट व्यू प्रपोज करते हैं। बाल गंगाधर तिलक और वी.डी. सावरकर, ये लोग कहते हैं कि ये पहला ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था जब इंडियंस ने देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहते हैं ये टर्निंग पॉइंट था इंडिया की हिस्ट्री में और ये इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत करवाता है। वहीं दूसरी ओर मार्क्सिस्ट का क्या कहना है, जिसमें एरिक हॉब्सबॉर्न, रंजीत गुहा और बिपिन चंद्रा आते हैं। देखिए इनकी तो सारी बात इसी पे रहती है कि ये लड़ाई जो थी ये इंडिया में जो अमीर लोग थे यानी कि बुर्जुआ, उनके द्वारा लड़ी गई थी और इंपीरियलिस्ट पावर के अगेंस्ट में लड़ी गई थी। तो ये लोग ये मानते हैं कि इसमें वर्कर्स, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी बुर्जुआज एंड दी इंपीरियलिस्ट पावर्स। ठीक है, इस रिवोल्ट को वो क्लास स्ट्रगल के तौर पे देखते हैं rather than नेशनल मूवमेंट। ये दो क्लासेस के बीच का स्ट्रगल था और कुछ भी नहीं। मार्क्सिस्ट व्यू के बाद नंबर आता है ब्रिटिश व्यू का। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, जिसमें जेम्स फर्ग्यूसन, जीबी मैलिसन और जॉन कैई आते हैं। इन्होंने कहा कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स का एक ग्रुप था, ये अनकोऑर्डिनेटेड अपराइजिंग थी जिसको ब्रिटिश आर्मी ने बड़े आराम से कुचल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके लिए तो यही था, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। इन्होंने बोला कि ये पूरी तरीके से फेल्योर था और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट है इंडियन हिस्ट्री में, मतलब इसे तो पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे और यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछेगी। इनके कहने से थोड़ी होगा कि ये इनसिग्निफिकेंट था और इंडियन हिस्ट्री में इसकी कोई जगह नहीं है। हम जानते हैं 1857 के रिवोल्ट की इंडियन हिस्ट्री में क्या जगह है और इसीलिए हम तो पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं इंडियन नेशनलिस्ट कैसे देखते हैं इसे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ये इसे पॉपुलर अपराइजिंग कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में कॉमनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत बड़ी संख्या में कॉमनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इनिशियली इसमें जमींदारों ने भी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि जमींदार भी नाराज थे। इन्होंने केवल अवध में 21,000 तालुकादारों को हटा दिया था, तो सारे इकट्ठा हो गए थे। बाद में उनको समझ में आ गया तो उन्होंने सभी तालुकादारों की जमीनें वापस कर दी, तब जाके वो बैकआउट कर गए। बाकी कॉमन पॉपुलेशन ने बहुत बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट किया था। दैट्स वाई इसे पॉपुलर अपराइजिंग भी कहा जाता है। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ऐसा ये नेशनलिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है कुछ ऐसे लोगों का जो कहते हैं कि ये एक रीजनल इंसिडेंट था, जैसे एस.एन. सेन, एस.एन. मुखर्जी और आर.सी. मजूमदार। ये बोलते हैं कि ये सीरीज ऑफ सेपरेट अपराइजिंग थी जो अलग अलग जगह पे हुई, ये अलग अलग जगह पे हुई। ठीक है, और जहां पर भी ये हुआ यहां पर इनके अपने लोकल कॉजेस थे और लोकल लीडर्स थे। रीजनल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का ये रिजल्ट था। खैर सभी के अपने अपने ओपिनियन हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कुछ टर्म्स में डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं। वी.डी. सावरकर कहते हैं इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई। वहीं ताराचंद इसे वॉर ऑफ नेशंस इंडिपेंडेंस कहते हैं। आर.सी. मजूमदार इसके उलट अपना ओपिनियन रखते हैं क्योंकि ये एक रीजनल व्यू प्रपोज करते हैं। तो ये कहते हैं ये ना तो पहला था, ना ही नेशनल था और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। इट वॉज नॉट फर्स्ट, नॉट नेशनल, नॉट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आर.सी. मजूमदार का कहना है। सुरेंद्र नाथ सेन का कहना है ये एक रिलीजियस फाइट की तरह शुरू हुआ और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह खत्म हुआ। बट आपने देखा कि ज्यादातर जो इंडियन स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। अब डिस्प्यूट इमर्ज होकर आता है एक मुद्दे पर, जब वी.डी. सावरकर कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। क्या इसके पहले कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था क्या जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकें? डिस्प्यूट का पॉइंट क्या बनता है, आपके सेशन का लास्ट पार्ट वही है।
तो इसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट की तरह देखिए। रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको लेकर एक डिबेट है कि क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जैसा कि वीडी सावरकर कहते हैं, या फिर कुछ और है जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। क्या है ऐसी डिबेट? ऐसी डिबेट में दो रेबेलियन सामने आते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया के लोग या हिस्टोरियंस कहते हैं कि त्रावणकोर रिबेलियन जो हुआ 1808 में, आप इसे फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल क्यों नहीं कहते? ये क्यों नहीं था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ये तो उससे पहले हुआ था। वहीं उड़ीसा का यह कहना है कि पैका रेबेलियन जो 1817 में हुआ, एक्चुअली में इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाना चाहिए। इस बात पर विवाद हुआ, और अगर आप देखें तो 2017 में जो, पहले मैं आपको पैका रेबेलियन के बारे में बता देता हूं, फिर इसको लेकर डिबेट बताता हूं। पैका रेबेलियन एक्चुअली में 1817 में होता है, लगभग 1857 के रिवोल्ट के 40 साल पहले। पैका थे कौन? उड़ीसा में गजपति रूलर्स का शासन हुआ करता था। तो जो उड़ीसा के गजपति रूलर्स थे, उनकी आर्मी में एक मिलिशिया क्लास सर्विसेज देता था। ये ऐसे लोग होते थे जो हमेशा मिलिट्री सर्विसेज दिया करते थे, जनरेशन बाय जनरेशन, और इन्हें पैका कहा जाता था। तो पैकाज हमेशा मिलिट्री सर्विसेज देते थे। अंग्रेजों ने उड़ीसा में कब्जा कर लिया 1803 में, ठीक है, और वहां जो खुर्दा के राजा थे, राजा मुकुंद देव, उनको हटा दिया। जब उनको गद्दी से उतार दिया गया तो वहां पे ब्रिटिश फोर्सेस डिप्लॉय हो गई, और ये पैकाज जो उनकी आर्मी में थे, इनको निकाल दिया गया। अभी बाहर खाली हो गए, ये करे क्या? उसके एक साल बाद इन्होंने एक रेबेलियन प्लान किया। हालांकि अंग्रेजों को इसके बारे में पता चल गया और ये रेबेलियन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद 1817 में बख्शी जगबंधु विद्याधर, इन्होंने इन पैकाज को ऑर्गेनाइज किया और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेबेलियन शुरू किया उड़ीसा में, और इस रेबेलियन को अंग्रेज जैसे तैसे मैनेज कर पाए। हार्डली दे कुड मैनेज दैट रेबेलियन। तो पैका रेबेलियन एक सिपॉय म्यूटिनी के फॉर्म में इवॉल्व हुआ और काफी स्ट्रॉन्ग म्यूटिनी बना 1817 में। तो इसे उड़ीसा की सरकार कहती है कि आपको इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानना चाहिए। वाई 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो क्या ये मामला सीरियस था? हाँ, एक टाइम पे सीरियस था। 2017 में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने अर्ज किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो पैका रेबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी प्ली को सीरियसली लिया, नजरअंदाज नहीं किया, और उन्होंने ये काम सौंपा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को। उनसे कहा गया, जो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के तहत हुआ करता था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है। उनसे कहा गया कि आप कंसीडर करिए कि क्या सच में हम पैका रेबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। और कुछ समय पहले उन्होंने, यानी कि आईसीएचआर ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, और सरकार ने राज्यसभा में अपना एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जवाब भी दे दिया है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का रिवोल्ट ही रहेगा, इट्स नॉट पैका रेबेलियन। क्योंकि पैका रेबेलियन का कैरेक्टर हाईली रीजनल था, वो उड़ीसा के कुछ आउटस्कर्ट्स में ही था। माना कि वो शुरुआत थी, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि हम उसे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए एक रिवोल्ट कह सकें। वी कैन नॉट से दिस। तो अभी का स्टेटस क्या है कि 1857 का रिवोल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसीडर किया जाता है वीडी सावरकर जी के ओपिनियन के अकॉर्डिंग। 1857 के विद्रोह के अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग ओपिनियंस के साथ हमने इसके पूरे कैरेक्टर को समझा और जाना। अब आपके लिए होंगे कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं। देखेंगे आपने कितना पढ़ लिया और कितना समझ लिया। जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर कुंवर सिंह जी ने 1857 के रिवोल्ट को लीड किया। 2005 का सवाल है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शंस हैं। सवाल आसान है, मुझे उम्मीद है अभी तो आपको पता ही होगा, और आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेरिटरी थी जो 1857 के रिवोल्ट में अफेक्ट नहीं हुई। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ। मुश्किल लगे तो भी ट्राई करिए और बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। एक और सवाल आपसे पूछूंगा, आई वुड लाइक यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। तीसरा क्वेश्चन यह है कि इस रिवोल्ट के रेफरेंस में ऐसे कौन से पर्सन थे जिनको उनके एक फ्रेंड ने बीट्रे किया और जिसके बाद उन्हें कैप्चर करके जान से मार दिया गया। आपके पास ऑप्शंस में है नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे। इस सवाल का आंसर तो आपको, मुझे पता है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको जानते हैं और आप इसे बहुत ही स्मूथली आंसर करने वाले हैं। ये हैं वो कुछ सवाल जो यूपीएससी ने पहले पूछे हैं, एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आप इस सवाल का जवाब बढ़िया तरीके से दे लेंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको मजेदार भी लगा होगा और ये टॉपिक आप कॉम्प्रिहेंसिवली कम से कम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कवर कर पाए हैं, और आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डैम श्योर होकर करके आएंगे। तो चलिए इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे आपसे एक बार फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।